हो सकता है अभी लेंसियोन शाही परिवार से रिश्ते बनाना आगे चलकर फायदेमंद हो। तो जीक ने क्लिफ का पक्का जवाब मान लिया और फॉर्मूला दे दिया। जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया और उसकी सब दुआओं का जवाब उसके हाथ में था, क्लिफ कांप उठा। उसके कंधों से दुनिया का बोझ उतर गया था। जीक ने उसके जज्बाती पल को बीच में ही रोक दिया क्योंकि उसे अपनी पहली मांग याद आ गई थी। अपने वादे के मुताबिक क्लिफ ने खुशी से सुना और अपने बिजनेस के नाम पर कसम खाई कि वह यह काम कर देंगे। 3 पेमेंट्स में से पहले के लिए जीक चाहता है कि राइनहार्ट मर्चेंट ग्रुप उसे एक नौकरी दे। इकोनॉमी इतनी खराब है कि ड्रैगन स्लेयर्स को भी नौकरी की जरूरत है। खैर, सही से कहें तो उसे एक नकली नौकरी चाहिए, एक नकली पहचान के साथ, थोड़े वक्त के लिए। अगर उसे बस इतना ही चाहिए तो क्लिफ आसानी से यह मुफ्त में कर सकता था। देखो, जीक सदर्न कॉन्टिनेंट के उन इलाकों में बिजनेस शुरू करना चाहता है जहां क्राइम बहुत है। वह अधूरे कदम नहीं उठा सकता। वह जानता है कि राइनहार्ट मर्चेंट ग्रुप का कार्टेल्स के साथ कुछ बिजनेस कनेक्शन है। क्लिफ ने जीक को अपने कजन का नाम देने की पेशकश की ताकि कोई शक ड्रेकर के उभरते सितारे तक न पहुंच सके। जीक को साउथ आने जाने के लिए एक भरोसेमंद रास्ता भी चाहिए और एक घर भी। वह उसमें सामान रखेगा, इसलिए उसे थोड़ा बड़ा घर चाहिए। इसके अलावा उसे घर जाने के लिए सवारी चाहिए क्योंकि उसे किडनैप करके उसकी मर्जी के खिलाफ यहाँ लाया गया था। यह बंदा अपनी पहली मांग को बहुत लंबा खींच रहा है। फिर भी क्लिफ मान गया और उन्होंने तैयारियों की खबर के लिए कॉन्टैक्ट इन्फो बदल लिया। जीक को यकीन नहीं हो रहा था कि वह जिद्दी रेनहार्ट उसकी मांगों को इतनी आसानी से मान जाएगा तो वह जरूर बहुत मुश्किल में होगा। जब मीटिंग खत्म हो गई तो 2 रेंजर्स जिन्होंने जीक को किडनैप किया था उसे बाहर ले गए। उन्होंने उसे एक अच्छा घोड़ा दिया मैंशन वापस जाने के लिए। वह आराम से उन लंबे रेंजर्स के पास से गुजरा और अपने नए घोड़े के पास गया। जब वह घोड़े पर बैठकर जाने के लिए तैयार हो गया तो रेंजर्स ने अपना काम खत्म किया और जाने का इशारा किया। जीक ने पूछा कि क्या उनका रेनहार्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। वह दोनों हैरान रह गए क्योंकि उसने सवाल बिल्कुल सही गोरकली भाषा में पूछा था। जब उससे पूछा गया कि वह उनकी मातृभाषा कैसे बोलता है, उसने बस जवाब दिया कि यह उसका एक छोटा सा शौक है। ज्यादा जरूरी बात यह है कि वह इन दोनों को एक नए काम के लिए हायर करना चाहता है। काम बहुत आसान है, उन्हें बस मैक्केन द्वारा कैद किए गए एक टारगेट को बचाना है। रेंजर्स ने एक दूसरे को हिचकिचाते हुए देखा। काम ठीक था और इनाम भी बहुत ज्यादा था। वह मानने में हिचकिचा रहे थे सिर्फ जीक की पहचान की वजह से। गोरकाली राजा बड़े घरानों से डील करने से मना करता है। खैर, इस मामले में यह कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसा कि बात हुई थी, जीक ने अभी अभी राइनहार्ट मर्चेंट्स अथॉरिटी के अंडर एक नकली पहचान बनाई है। गोरका को जो रिक्वेस्ट भेजी जाएगी वह उसी नाम से होगी। जब तक कोई बात बाहर नहीं निकलती तब तक सब ठीक रहेगा। जब काम पक्का हो गया तो जीक ने कुछ और बात निकाली जो उन तीनों ने अभी तक ठीक नहीं की थी। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और 2 तलवारें हवा में उछालकर जमीन पर फेंक दी। ये रेंजर के कुकीरी डैगर्स थे। देखो, ये गोरका किंगडम के रेंजर्स के लिए कोई मामूली हथियार नहीं है। उन्हें यह तभी मिलता है जब उन्हें पूरा योद्धा माना जाता है। वह इसे अपनी जिंदगी के बराबर मानते हैं। हर रेंजर का कुकरियस उसका सोलमेट होता है। ये बात कि कोई उन्हें बिना पता चले चुरा सकता है मौत के बराबर है। घर वापस जाने से पहले जीक ड्रेकर को अपने नए सिपाहियों के सामने अपनी जबरदस्त स्किल दिखाकर ऑरा फार्म करना पड़ा। रेंजर्स अंदर तक हिल गए थे। उन्हें बस एक झलक मिली कि उनका नया बॉस कितना खतरनाक है। जीक इन दोनों से दोबारा मिलने का इंतजार कर रहा है। काम खत्म होने के बाद, रेनहार्ट से मिलने के बाद उसने वालहाला में कीमती साथियों को ढूंढना शुरू किया। जाहिर है उसके मुख्य निशाने 5 डिवाइन नाइट्स होंगे। अगर वह उनसे रिश्ते बना लेता है तो वह आगे चलकर बहुत बड़े काम आएंगे। जीके की किस्मत अच्छी थी, उसे डीन फ्लोबर्ट का पूरा सपोर्ट मिला। उसने कंफर्म कर लिया कि वह 5 वालहाला से ग्रेजुएट है, लेकिन टाइमिंग थोड़ी मुश्किल है। बिशप कास्टेक, जो साइलेंट नाइट है, वह पहले ही ग्रेजुएट हो चुका है और अब नाइट ऑर्डर ऑफ द बे ऑफ किंगडम में काम कर रहा है। रीफ्रक्ट सोमा, जो हेज नाइट है, वह ग्रेजुएटिंग क्लास में है। वह अभी हिस्सा ले रहा है और ऑन साइट ट्रेनिंग में है। अस्टागेल एडोल्फ की बात करें तो वो बेचारा छुट्टी पर है। अपनी बहुत ज्यादा नींद न आने की बीमारी की वजह से क्लासेस में जाने से मना कर रहा है। रेना अगले साल आएगी। खूनी रिश्तेदार होने की वजह से जीक को उससे मिलने के बहुत मौके मिलेंगे। आखिर में जिसके साथ वह काम कर सकता है वह सिर्फ डिएगो विया है। कुछ मिनट बाद जीक ने खुद को ड्रम सेट पर बैठा पाया, डिएगो के बैंड के साथ जैम करते हुए। उसे खुद भी नहीं पता था कि यह सब क्या हो गया। उसे आखिरी बात यह याद थी कि वह डिएगो के क्लब रूम में गया था बात करने और उसे मनाने के लिए। डिएगो ने उसे तुरंत ले लिया क्योंकि उन्हें एक नए ड्रमर की बहुत जरूरत थी। वह हैरान था कि यह सब कितनी जल्दी हो गया। उसने अनजाने में इस सदर्न फ्यूजन न्यू एज म्यूजिक रिसर्च क्लब को ज्वाइन कर लिया, अपनी मर्जी के खिलाफ। खैर, लड़के की तारीफ करनी पड़ेगी, उसमें ड्रमिंग के लिए जबरदस्त टैलेंट है। उन्होंने पूरे दिन एकदम सुर में जैम किया और फ्रीस्टाइल किया। जीक हैरान था कि यह सब असल में मजेदार था। जब एड्रेनलिन का असर खत्म हुआ तो वह बहुत थक चुका था। वह डिएगो की एनर्जी और रफ्तार में खो गया था। वह सीधा घर वापस गया और डेकर ने उसका स्वागत किया। उसके हाथ पूरे दिन ड्रमिंग करने से अभी भी थोड़े दुखते थे। अब ट्रेनिंग की बारी थी। वह शेल्टरने की टेक्निक को कुछ वक्त से पढ़ रहा था। उसमें माइक्रोकॉस्मिक और मैक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट्स का जिक्र था और बहुत सारी अजीब शब्दावली थी।
पूरी किताब पढ़ने के बाद उसे आखिरकार समझ आया कि तरखन ने इस उलझी हुई चीज को क्यों आसान ड्रैगन स्लेइंग आर्ट्स में बदल दिया। ट्रू ड्रैगन स्वॉर्ड प्ले की सभी टेक्निक्स में बहुत ज्यादा ऑरा कंप्रेशन और डीकंप्रेशन की जरूरत होती है, जिसे आसान वर्जन से कंपेयर नहीं किया जा सकता। ये बात समझ में आती है। ये तलवारबाजी इंसानों के खिलाफ इस्तेमाल के लिए नहीं है, इसे ड्रैगन्स को मारने के लिए लिखा गया था। इसकी मारने की ताकत एलिमेंटल सोर्ड के बराबर है। जो किताब में लिखा था उसे करने की कोशिश करते हुए जीक ने पहला स्टांस लिया। पहली खास बात यह है तलवार के आकार के बराबर करना। ऑरा को इतना कंप्रेस करना चाहिए जब तक वह घनापन की आखिरी हद तक न पहुंच जाए। जब वह लेवल आ जाए तो एक ही बार में एक बड़े ड्रैगन को काट दो। डेकर बिना कुछ कहे ट्रेनिंग हॉल के व्यूइंग डेक में अंदर आया और उसने अपने यंग मास्टर को तलवार चलाते हुए पागल होते हुए देखा। जीक ने पाया कि उसका डिवाइन बॉडी इस टेक्निक की ट्रेनिंग के लिए सबसे अच्छा है। उसका शरीर सबसे ऊंचे लेवल पर परफॉर्म कर सकता है। उसकी सीखने की रफ्तार और ईथर ट्रांसफर बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। यह शर्त ये एक नक्शे जैसा है जो उसके सामने सबसे अच्छा और पूरा रूप दिखा रहा है। उसे बस वही करना है जो उसके दिमाग ने पहले ही समझ लिया है। जितना ज्यादा वह ये जबरदस्त मूवमेंट्स दोहराता था उतना ही ज्यादा वह टेक्निक से जुड़ा हुआ महसूस करता था। उसकी समझ हर वक्त और वॉर के साथ और गहरी होती जा रही थी, जब तक आखिरकार उसे अपने दिमाग में कुछ टूटने जैसा महसूस नहीं हुआ। उसने अभी हाल ही में वह दीवार पार की थी जो ब्लू और रेड नाइट्स के बीच खड़ी थी। उस वक्त वह एक बिल्कुल नई दुनिया में कदम रख चुका था। आज उसने उस दीवार में पहले ही एक निशान बना दिया है जो ब्लैक नाइट है। सब कहते हैं कि जल्दी बढ़ने से वह दीवार और ऊंची हो जाती है जिसे पार करना होता है, लेकिन उसके ईथर हॉल में धड़कता बहामुट का दिल ट्रू ड्रैगन सोर्ड प्ले के साथ मिल रहा है। वह चीख रहा है। इस एहसास को खोने के डर से जीक ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी और बिना रुके अपनी तलवार चलाता रहा। वह चलता रहा, वार करता रहा और हमला करता रहा जब तक उसे रोका नहीं गया। उसकी छाती में बहाउल्लामुत के निशान के दिखने से जीक की ड्रैगन आई जबरदस्ती एक्टिवेट हो गई जब एक अनजानी ताकत उसके शरीर के अंदर धड़कने लगी। सिस्टम ने बताया कि बहामुट का दिल शेल्टर्न रेकर्स की टेक्निक पर रिएक्ट कर रहा है। ड्रैगन्स हार्ट में लिखी यादें अब दोबारा दिखाई जा रही हैं। जब जीक को दोबारा दिखने लगा तो उसने खुद को एक अनंत जगह में तैरते हुए पाया जहां कोई रोशनी नहीं थी। उस अंधेरे में उसने एक सीन चलते हुए देखा। उसने धीरे धीरे पास आते कदमों की आवाज सुनी। एक हुड पहने बूढ़ा आदमी लॉर्ड ऑफ डस्क बहामुट से बात करने आया। उसकी आवाज भारी और बूढ़ी थी और उसकी एक मांग थी। जब बहामुट अपनी नींद से उठा तो पूरे यूनिवर्स का माहौल तुरंत दुश्मनाना हो गया। वह बूढ़ा आदमी ने अपनी रोब से कुछ निकाला। यह ट्रू ड्रैगन सोर्ड प्ले की किताब थी। इस टेक्निक का बनाने वाला शेल्टर ने ड्रेकर इसे सुरक्षित रखने के लिए लेना चाहता था और बहामुट ने सही ही इस मांग का मजाक उड़ाया। वह जानता था कि शेल्टर नफरत के लायक है, लेकिन इससे यह पक्का हो गया कि वह बस पागल है। वह सच में एक ड्रैगन को मारने वाली टेक्निक के साथ भरोसा करना चाहता है। इस बंदे की हिम्मत तो देखो। जबकि शेल्टन ने असल में इस पागलपन वाले ऑप्शन को चुना क्रोनोस की वजह से। उस नाम का जिक्र सुनकर बहामुट और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। वह क्रोनोस को एक गद्दार मानता है जिसे इंसानों ने भटका दिया था। उसने बहुत पहले ही एक मीडिएटर के रूप में अपनी समझ खो दी थी। बुरे ड्रैगन को गुस्से में देखकर शेल्टन ने शांति से अपनी तलवार की तरफ हाथ बढ़ाया। बहामुट ने हवा में से सैकड़ों बड़े काले बर्छे बनाए और उन्हें उस आदमी की तरफ कर दिया। वह ऐसी पागल और उलझी हुई भविष्यवाणियों को पसंद नहीं करता। इंसानी जिंदगी की परवाह किए बिना बहामुट ने बर्छे फेंके। शेल्टरंट ने अपनी तलवार निकाली और उन बड़े जादुई हथियारों को रोका। उसने बिना थके पूरी ताकत से तलवार चलाई और कई विनाशकारी हमलों को रोका। शेल्टरन सच में कमाल का था। वह ट्रू ड्रैगन सोर्ड प्ले जो उसने बनाई और उसमें महारत हासिल की थी पूरी तरह से दिख रही थी। इनमें से हर बर्छा राज्यों को गिरा सकता था और हीरो को मार सकता था, लेकिन उसने उन्हें मामूली दिखाया। फिर भी एक आदमी इतने बड़े हमले के खिलाफ कितना ही कर सकता है। जीक पहली बार क्रिएशन के सबसे ऊंचे लेवल ड्रैकोनिक मैजिक को एक्शन में देख रहा था। उसकी ताकत पर यकीन नहीं हो रहा था। अगर वह शेल्टरने की जगह होता तो वह ज्यादा से ज्यादा एक या दो को ही रोक पाता, उससे पहले ही हार मान लेता। फिर भी इस आदमी ने मुश्किलों और लॉजिक को गलत साबित किया। सैकड़ों हमलों से बचकर वह इंसानी रूप में एक राक्षस है। बहामुट खुश नहीं था। उसने शेल्टन पर गुर्राया कि उसकी गुफा से निकल जाए, वरना अगला हमला क्रोनोस किंगडम पर होगा। शेल्टर जानता था कि ड्रैगन झूठ बोल रहा है। ऐसा कुछ करने से बहुत बड़ा कार्मिक सैंक्शन लगेगा। बहामुट अपनी बात पर अडिग था, कहते हुए कि उसे कार्मिक सैंक्शंस की कोई परवाह नहीं है। पहली बात तो यह है, इंसानों को ऐसी चीज के बारे में पता भी नहीं होना चाहिए। वह मानता है कि कीड़े मकोड़ों को पैरों तले कुचलने पर कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए। शेल्टर ने बात करने की कोशिश की और नाकाम रहा। यह सब वैसा ही हुआ जैसा क्रोनोस ने बताया था। तो उसने थोड़ी मदद निकाली। हीरो किंग के कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से एक पॉकेट वॉच। बहामुट को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने और भी काले बर्छे बुलाए, क्रोनोस के आर्टिफैक्ट के सामने झुकने से मना करते हुए, लेकिन वह पॉकेट वॉच बहुत ताकतवर थी। शेल्टन ने उसके अंदर की छिपी ताकत को एक्टिवेट किया और अपने पैरों के नीचे एक बड़ा मैजिक सर्कल बनाया। उसने एक ऐसा एरिया बनाया जिसने बहामुट के हमले को वहीं रोक दिया। क्रोनोस का आर्टिफैक्ट इतना ताकतवर था कि वह बहामुट के गुस्से को रोक सके। जीके की जिज्ञासा उस पॉकेट वॉच के हैरानकुन जादू से बढ़ गई। अगर क्रोनोस की ताकत वाला एक आर्टिफैक्ट इतना ताकतवर है
तो वह ड्रैगन खुद कितना ताकतवर होगा। जब वह एस्ट्रल प्रोजेक्टिंग में बिजी था और वॉच को देख रहा था, जीक उसके कानों में एक कर्कश आवाज सुनकर हिल गया। बहामुट पूरी कोशिश कर रहा था वक्त की पाबंदियों से आजाद होने की। उसने पंजे मारे और लड़ा जब तक वह हाँफने और लार टपकाने नहीं लगा। जीक को दिखाई दिए बिना शेल्टर ने बुरे ड्रैगन को आगे क्या होने वाला है उसका एक विजन दिखाया। यह क्रोनोस की भविष्यवाणी को उस जिद्दी लिजर्ड को बताने का सबसे तेज तरीका था। यह विजन काफी अच्छी वजह होनी चाहिए कि बहामुट ही अकेला क्यों ट्रू ड्रैगन स्वॉर्ड प्ले को संभाले। बहामुट शांत हो गया और ड्रैगन्स के इंसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के कॉन्सेप्ट को कोसा। अगर इंसानियत को ताकत चाहिए तो उन्हें अपनी कोशिशों से आगे बढ़ना चाहिए। बस ऐसे ही बहामुट ने ड्रैगन्स को मारने वाली टेक्निक को सुरक्षित रखने का काम मान लिया। उसने जादू का इस्तेमाल किया, पन्ने पलटे और उसी वक्त उसमें जो लिखा था वह सब जान लिया। उसने शेल्टरने की तारीफ भी की कि उसने दुनिया को बचाने के लिए इतनी शानदार चीज बनाई। बहामुट को यह बात हंसने वाली लगी। शेल्टरने तो इंसानों को बचाना चाहती है, दुनिया को नहीं। फिर भी उसने यह काम मान लिया। जब तक वह भविष्यवाणी सच नहीं होती, उसने कसम खाई कि यह किताब कभी बाहर नहीं आएगी। शेल्टर ने मानता है कि किताब की मदद के बिना भी इंसान आखिर में ऑरा की ताकत को इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। बहामुट ने ताना मारा कि अगर ऐसा हुआ तो वह खुद सब इंसानों को खत्म कर देगा, क्योंकि ऑरा ऐसी ताकत नहीं है जिसे इतने छोटे लोग संभाल सकें। शेल्टरने ने ड्रैगन्स के डर से यह तरीका बनाया था, लेकिन मजेदार बात यह है कि वह सिर्फ बहामुट और क्रोनोस पर ही भरोसा करता है। जाने से पहले उसने एक और भविष्यवाणी बताई कि एक दिन इंसानों से नफरत करने वाला वह गुस्से वाला ड्रैगन भी किसी ऐसे को ढूंढ लेगा जिसके सामने वह अपना दिल खोल सकेगा, एक ऐसा साथी जिस पर वह भरोसा करेगा। बहामुट सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। उसे पूरा यकीन है कि ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसे ही जीक का होश वापस ट्रेनिंग रूम में आ गया। वह पूरी तरह समझ नहीं पाया कि वह दो बड़े लोग क्या बात कर रहे थे, लेकिन उसने देखा कि बहामुट इंसानों पर कितना भरोसा नहीं करता था। बुरे ड्रैगन के दिल का हिस्सा होने की वजह से वह उस जानवर को थोड़ा समझ सकता है। इससे यह और भी हैरान करने वाली बात लगती है कि उस बुरे ड्रैगन ने टैरागॉन के साथ माहिदाह किया। बहामुट की यादें देखने के बाद और समय की अधूरी जानकारी के साथ जीक ने पुरानी तारीख पर अपनी खोज जारी रखी। जैसा सोचा था सब तरखन और बहामुट के बारे में ड्रेकर फैमिली ने पहले ही बदल दिया था। कोई जिक्र नहीं है माहिदाह का, बुरे ड्रैगन और उस पहले इंसान के बीच। वह अपना दिन एक छोटा सा भी सबूत ढूंढने और असली ड्रैगन की तलवारबाजी की ट्रेनिंग करने में बिता रहा था। उसे आखिर में क्लिफ राइनहार्ट से उसके दूसरे काम के बारे में एक मैसेज मिला। उसने एक ऐसी पहचान मांगी जिस पर कोई शक न करे, और वह राइनहार्ट मर्चेंट ग्रुप के सदर्न ब्रांच का डेप्यूटी मैनेजर बन गया। ये थोड़ा ज्यादा बड़ा लगा। आज उसके काम के बारे में मैसेजेस आते ही जा रहे हैं। लगता है के ने आखिर में अपना फैसला दिखा दिया है। उसका जरूरी मैसेज पढ़ने के बाद जीक सीक्रेट गार्डन होटल में सिंडिकेट एटलस ब्रांच की तरफ गया। उसे एक जादू से बंद कमरे में ले जाया गया। उसकी साथी के एयरटाइट वीआईपी लाउंज बार में एक काउच पर आराम कर रही थी। जीक ने आज रात अपनी पहचान छुपाने के लिए अपनी ब्राउन विग भी पहनी थी। वह हंस रहा था कि कैसे के अब उसे खुलेआम साथी कहती है, लेकिन अचानक इतनी ऊंचाई से यूटीएल्स के नजारे से उसका ध्यान भटक गया। वह अब कुछ समय से इस शहर में रह रहा है, लेकिन इस ऊंचाई से इसे देखना बिल्कुल अलग लगता है। सच कहूं तो उसकी रूह में एटलस की जो तस्वीर थी वह कॉन्टिनेंटल वॉर के खंडहर और राख की थी। वह अपने ख्यालों से बाहर आया जब के पोर्टिमा ने शराब पी। जीक ने नजारे की तारीफ की। के ने ध्यान दिया था उसे इस शानदार जगह पर बहुत गर्व है। यह होटल सिंडिकेट के दूसरे कामों में से एक है। यह एक सुरक्षित जगह है जहां उनके गलत काम छुपकर किए जा सकते हैं। उसने अपने ग्लास में शराब लेने से मना कर दिया, और के उसे छेड़ने लगी कि वह एक अच्छा बच्चा है जो थोड़ी सी कम उम्र में शराब नहीं पिएगा। उसे यह काफी प्यारा लगा, लेकिन असली वजह यह नहीं थी। एटलस में अपने पहले दिन वह जश्न में शामिल हो गया था। ड्यूक और अंडर माओ के साथ पार्टी की थी। उस रात उसे पता चला कि जहर के खिलाफ मजाहमत शराब को जहर मानती है जिसे खत्म करना पड़ता है। लगभग 6 पर्ड पर जिप स्टोर्स में पता चला। अपनी पिछली जिंदगी में वह कभी कभी सिर्फ नशे के लिए पीता था, अब वह भी नहीं कर सकता, इसलिए वह चाय पीने लगा। फालतू बातें छोड़कर के अपने बैग में उसे कुछ दिखाने के लिए ढूंढने लगी। अंदर एक डॉक्यूमेंट था जो पाब्ला के बाहरी कजाकी ऑपरेशन के सबूतों से भरा हुआ था। एक बार जब उसे पता चल गया कि कहाँ देखना है तो सबूत आते ही चले गए। यह और भी हैरान करने वाली बात है कि उसने ध्यान नहीं दिया था जब तक जीक ने बताया नहीं। यह इतना साफ था। व्हाइट सेलर नाइसेड की दक्षिणी कजाकी के खिलाफ जंग की वजह से पाबेला बहुत तेजी से आगे बढ़ा। यह सब बिना हिसाब के मुनाफा से चल रहा था। हर गलत बात में जोआकिन फर्नांडेज, जिसे एलमेनको भी कहते हैं, उसका नाम आ रहा था। वह मैकेन का दूसरा सबसे बड़ा आदमी है, लेकिन वह छुपकर उनके दुश्मन पाबेला के साथ काम करता है। के ने अभी अपने बड़े अफसरों को खबर नहीं दी, क्योंकि इससे अंडरवर्ल्ड में गड़बड़ हो जाएगी। वह उन चीजों के बारे में बात करना चाहती थी जो जीक आगे बेचना चाहता था, लेकिन उसकी जुबान अटक गई। माहौल बदल गया। अब से जीक उसे सिंडिकेट का नया बॉस बनाने का अपना प्लान बताएगा। लंबी और गहरी बातचीत के बाद जीक ने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। उसने अपने सिस्टम की ताकत पर भरोसा किया जो मिनी मैप के जरिए खास जगहों पर पोर्टल खोल सकता था। उसने इसका बहुत बार इस्तेमाल किया ताकि जो गड़बड़ होने वाली थी उसकी तैयारी कर सके।
पोर्टल्स का इस्तेमाल करने से बहुत सारे कारमा पॉइंट्स खर्च होते हैं, लेकिन इसका फायदा होगा। इस तरह ज़ीक ड्रेकर का नाम किसी शक की लिस्ट में नहीं आएगा। निर्वाणा में भी, जो जादू में माहिर 3 बड़े परिवारों में से एक है, बहुत कम लोग टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं और शहरों के बीच जाने के लिए मैजिक टावर के बड़े पोर्टल की जरूरत पड़ती है। इन सब मुश्किलों से बचकर वह इस प्लान को एक आम और अजीब हादसे की तरह दिखा सकता है। ज़ीक अच्छे पैसे देगा यह देखने के लिए कि वह बूढ़े लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। जब रात होगी तो डॉन हुआन को बिल्कुल सही समय पर आग वाला सरप्राइज मिलेगा। शहर में गड़बड़ मच गई क्योंकि कई इमारतों में आग लग गई थी। जिस तेजी से आग लग रही है वह पूरे इलाके में फैल जाएगी और जादूगर उसे रोकने के लिए समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। अपने ऑफिस में के लगातार सिगरेट पी रही थी। परेशान थी कि रात कैसे गुजरेगी। उसने सोचा कि वह लड़का एक ड्रेकर की तरह बहुत हिम्मत वाला है, लेकिन वह आदमी सिर्फ हिम्मत वाले से कहीं ज्यादा है। वह पूरा पागल है। उनकी बातचीत ऐसे हुई। उसने मेकिन के कंट्रोलमेन मरकाजी बराजम के सारे सोमा के गोदामों में आग लगाने का सुझाव दिया। उसे बस उनकी जगह चाहिए। के ने कहा कि सिर्फ मैक्केन और सिंडिकेट के बड़े अफसरों के पास ही यह जानकारी है। खबर आसानी से पता चल जाएगी, लेकिन ज़ीक का वैसे भी इसे ज्यादा देर तक छुपाने का कोई इरादा नहीं था। वह एल मेंचो को फंसाना चाहता है। उस आदमी से अच्छा कोई शक नहीं है जो पहले ही अपने साथियों को धोखा दे रहा है। इसके अलावा के ने अभी तक अपनी पायरेसी की जांच की जानकारी किसी को भी नहीं दी है। उनके पास पहले ही सबूत हैं। उन्हें इल्जाम लगाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। के सिंडिकेट के बड़े अफसरों की मीटिंग बुला सकती है और मैक्केन और पाबेला को एक साथ जोड़कर उन सब की रिपोर्ट डॉन हुआन को दे सकती है। वह समझती है कि यह अजीब प्लान क्रिमिनल दुनिया को हिला देगा। उसे डर है कि वह भी फंस जाएगी। सब जानते हैं कि केटा नाजिम के गद्दारों के साथ क्या होता है। उसने उसके डर को कम किया यह कहकर कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन खबर देता है, जब वैसे भी सारे बड़े अफसर खत्म हो जाएंगे। वह या तो साथ दे सकती है या पूरी जिंदगी सिंडिकेट की एक छोटी रैंक की गुलाम रह सकती है। यह सबसे ऊपर पहुंचने का सबसे तेज रास्ता है। यह उस पर है कि वह इसे ले या नहीं। अब वह पीछे नहीं हट सकती। वह या तो आगे बढ़े या दांव बढ़ाए। के एक समझदार औरत है। वह जानती है कि कागज पर चाहे कितना भी पागलपन हो, ज़ीक का प्लान काम कर सकता है। इसके अलावा उसने इस ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ दूसरों का गंदा काम करने के लिए ज्वाइन नहीं किया था। ज़ीक ड्रेकर बहुत तेज दिमाग वाला आदमी है। उसने पबेला का असली काम समझ लिया था जब किसी और को पता नहीं था। वह अनगिनत अच्छी क्वालिटी की चीजों की पूरी गैलरी ले आया था जो बहुत ज्यादा कीमत पर बिकने वाली थी। उसकी अजीब ताकत देखने के बाद कि वह हमेशा सही तरफ रहता है, के ने उस छोटे लॉर्ड के साथ जीने या मरने का पक्का इरादा कर लिया। ज़ीका क्या कर सकता है यह देखने के बाद वह थोड़े से खतरे से कैसे डर सकती है। उसने टेबल पर रखी शराब की बोतल उठाई और उसे सीधे पी गई। वह काफी प्रभावित हुआ। वह अपनी शराब संभाल सकती है क्योंकि अगर प्लान फेल हो गया तो वह वैसे भी मर जाएगी। के ने इस रहस्यमयी आदमी पर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। कोई लिमिट नहीं है और वह सब कुछ लगा रही है। सबसे जरूरी खिलाड़ी मिल गया। ज़ीक ने कसम खाई कि वह पक्का करेगा कि उसे इस दांव पर पछतावा नहीं होगा। जब आग लगाने की रात आई और शराब उसके शरीर से निकल गई थी, के घबराहट से कांप रही थी कि आगे क्या होगा। इस वक्त वह ज़ीक ड्रेकर पर पूरा भरोसा करती है। एक दूर देश में मैक्केन कार्टेल का बॉस डॉन हुआन आग की खबर सुनकर गुस्से से भरा हुआ था, जो उसके बिजनेस को बर्बाद कर देगी। उसने कसम खाई कि इस बर्बादी का जो भी जिम्मेदार है वह बहुत दर्दनाक मौत मरेगा। अंडरवर्ल्ड में आग लगाने के बाद ज़ीक अपने काम पर वापस आ गया है। कैडेट की बातों की चिंता कर रहा है। सेमेस्टर खत्म होने वाला है। लगभग 6 महीने हो गए हैं जब पता चला था कि वह ब्लू नाइट लेवल पर पहुंच गया था। उसके सामने एक डिब्बा है जिसमें उसकी अपनी प्रमोशन पार्टी का इनविटेशन है। यह जश्न नए ड्रेकर्स का स्वागत करता है जो हद पार करके फैमिली के ऑफिशियल नाइट्स बन गए हैं। आमतौर पर एक इंसान को 20 साल की उम्र में बुलाया जाता है जब वह सिर्फ पर्पल नाइट लेवल में आता है। इसके अलावा 3 साल हो गए हैं जब उसने आखिरी बार अपने पिता को देखा था, जो पेट्रियार्क हैं। अच्छा होता अगर चीजें वैसी ही रहती, लेकिन बदलाव तो आएगा ही। उस दोपहर सेंट्रल बैंकेट हॉल में 4 सीजन फोर्ट्रेस का गार्ड हर तरह के अमीर लोगों और नाइट से भरा हुआ था। ड्रेकर का पेट्रियार्क खुद मेहमानों का स्वागत कर रहा था। जब एबल अपने पिता को इज्जत देने पहुंचा, अमीर लोग हट गए। एबल ने बताया कि पार्टी ने इतने सारे बड़े लोगों का ध्यान खींचा है। पेट्रियार्क ने कहा कि यह तो आम बात है। आखिर ज़ीक अभी अभी कॉन्टिनेंट का सबसे छोटा प्रतिभाशाली बन गया है। एबल को उस बात से बुरा लगा। वह पहले रिकॉर्ड होल्डर था और उसके पिता को यह पता था। खुद को माफ करते हुए पेट्रियार्क ने एबल को रस्म की तैयारी करने के लिए जाने को कहा। एबल अंदर से गुस्से में था, लेकिन वह उस आदमी को नाराज नहीं कर सकता था जो अभी गद्दी पर बैठा है। इसका मतलब यह नहीं कि वह गुस्सा नहीं रख सकता जो कभी भी फट सकता है। इसी बीच आज के इवेंट का खास मेहमान अभी अभी एक बहुत ही शानदार आउटफिट में अंदर आया। ज़ीक ड्यूक के साथ चल रहा है, जो पिछले कुछ महीनों से पेट्रियार्क के साथ लगातार काम कर रहा है। उस बूढ़े आदमी को रिटायरमेंट से बाहर आने का पछतावा हो रहा है। आज उसे अपने चेले के एस्कॉर्ट का रोल भी निभाना पड़ रहा है। ज़ीक ने महीनों पहले ही इस आलसी आदमी का रिएक्शन अंदाजा लगा लिया था कि उसे असली में काम मिलने पर क्या होगा। अभी के लिए उन्हें स्प्रिंग गार्डन की तरफ जाना होगा। 4 मौसम किला 4 बड़े हिस्सों में बांटा हुआ है।
ड्यूक के मुताबिक सिर्फ स्प्रिंग गार्डन ही वह जगह है जहां बाहर के लोगों को आने की इजाजत है और जहां ज्यादातर पब्लिक रस्में होती हैं। समर लॉक वह ऑफिस है जहां ज्यादातर ड्रेकर के काम संभाले जाते हैं। ऑटम फेल एक गंभीर हॉल है जहां अंदर की रस्में और रिवाज जैसे नाइटिंग सेरेमोनी होते हैं। आखिरी लेकिन कम नहीं, विंटर कीप एक बहुत बड़ा गोदाम है जहां हजारों सालों में जमा की गई नायाब चीजें सुरक्षित रखी जाती हैं। अपनी पिछली जिंदगी में जीक कभी इन हॉल्स में से किसी में भी नहीं गया था। उसे नाइट बनाने से पहले ही एकेडमी से निकाल दिया गया था। बाहर के बैग से गुजरने के बाद और खजाने के दरवाजे पर पहुंचने पर ड्यूक ने लड़के को कहा कि अब यहां से वह अकेले जाए, उसे कुछ और काम है, इसलिए वह पार्टी में नहीं आएगा। वह अपने चेले से बस इतना ही कह सकता है कि मजबूत रहे और अपना सबसे अच्छा रूप दिखाए। जीक समय के साथ इस अजीब बूढ़े आदमी को पसंद करने लगा था। उसे बुरा नहीं लगता कि कोई उसकी ऐसे परवाह करता है। यह भी अच्छा है कि वह एक जैसा पुराना मजाक पसंद करते हैं। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तुरहियां जोर से बजने लगीं। पार्टी का सितारा सर जीक ड्रेकर अंदर आ गया है। एक आम सा चेहरा बनाए हुए और सोने, काले और लाल रंग से सजा हुआ वह एक शाही रूप दिखा रहा था। वहां मौजूद अमीर लोग हैरान थे कि एक 15 साल का लड़का सच में गोल्डन लाइट प्योर ब्लड अबिडर की शक्ल में ब्लू नाइट बन गया। इस वक्त तक एबल से उसकी तुलना अब जीक के पसंदीदा होने में बदल गई थी। हॉल के आखिर में आर्थर ड्रेकर, जो सभी ड्रैगन स्लेयर्स का नेता है, उसने सरकारी तौर पर जीक के नाइट बनने का पहला कदम घोषित किया। रात की तकरीब गंभीर और इज्जत भरी थी। अब से वह एक इज्जतदार नाइट है जिसे ड्रेकर नाम की शान बढ़ाने का काम दिया गया है। सबको हैरान करते हुए आर्थर ड्रेकर ने वहां सेरेमोनी खत्म नहीं की। उसने जीक को फैमिली का फॉर्मल नाइट भी घोषित किया। ऐसा कभी सुना नहीं गया था। एक फॉर्मल नाइट एक आम नाइट से ऊंचा दर्जा रखता है। इस रैंक को पाने की एक ही शर्त है, असली कमाइयों को जमा करके। ऑरा से धन्य होने की वजह से ड्रेकर्स जल्दी जागृत हो जाते हैं। यह तो पक्का है कि थोड़ी ट्रेनिंग और टैलेंट से वह पर्पल या ब्लू नाइट तक पहुंच जाएंगे। ऑरा लेवल के बजाय फैमिली में असली कमाइयों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। एबल ड्रेकर को सिर्फ फॉर्मल नाइट का दर्जा मिला था। 3 महीने फील्ड में बहुत बड़ी कमाइयां करने के बाद वह पहले सबसे छोटा ब्लू नाइट का रिकॉर्ड होल्डर था, लेकिन उसे यह रैंक ऐसे ही नहीं मिली थी। जीक ने सोचा कि आर्थर का इस वक्त यह ऐलान एक परंपरा का उल्लंघन है। फिर भी सिर्फ पेट्रियार्क के पास ही रैंक देने का अधिकार है। कोई उसके फैसले का विरोध नहीं करेगा, लेकिन यह समझना मुश्किल है कि वह यहाँ क्या करना चाहता है। एक गर्वीले पिता की तरह आर्थर ने शेखी मारी कि उसका बेटा गोल्डन लाइट के साथ जागृत हुआ और हर तरह के रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक ऐसा नाइट जो आगे चलकर उसे भी पीछे छोड़ देगा। वह एक ज्यादा प्यार करने वाले माँ बाप की तरह नहीं दिखना चाहता, इसलिए वह अपनी बात यहीं खत्म करेगा। आर्थर ड्रेकर ने अपना ग्लास उठाया और अपने बेटे के लिए अच्छे भविष्य और पूरे कॉन्टिनेंट में शांति और खुशहाली की कामना की। अमीर लोगों ने भी वैसा ही किया और ड्रेकर नाम की तारीफ की। इससे फैमिली के भविष्य के लिए शराब से भरा जश्न शुरू हो गया। जीक की पिछली जिंदगी में आर्थर पूरी तरह से लापरवाह और बुरा आदमी था जब उसे निकाल दिया गया था। अब जब उसने थोड़ा टैलेंट दिखाया है तो वह एक गर्वीले पिता की तरह बिहेव कर रहा है। जब वह अपने पिता को नजरअंदाज कर रहा था, उसे थोड़ी देर के लिए पेट्रियार्क का साथ देने के लिए बुलाया गया। आर्थर उससे अकेले में बात करना चाहता है, एक पिता और बेटे की तरह। जब सब लोग खुशियों का जश्न मना रहे थे, एबल कमरे के कोने में गुस्से से देख रहा था। उसके चेहरे पर बड़े भाई का कोई भाव नहीं था जो अपने छोटे भाई की कमाइयों पर गर्व करता है। जब उसके नीचे वाले ने यह बताया, एबल ने अपना गुस्सा छुपा लिया। वह यहाँ शुरू से ही इस छोटी सी रस्म के लिए नहीं आए थे। वह प्रिंस का इंतजार कर रहे हैं। कुछ देर बाद जीक प्राइवेट स्टडी से बाहर आया। उसके हाथ में एक सोने का सिक्का था। यह सिक्का, जिस पर फैमिली का निशान बना था, एक टोकन था। इससे विंटर कीप में एक रिपोर्ट मिल सकती थी। क्योंकि यह एक तरह से मुफ्त का सामान था, तो यह बिल्कुल भी बुरा तोहफा नहीं था। और जरूरी बात यह थी कि यह दावत सिर्फ एक दिन की नहीं थी, ये कई दिन तक चलेगी, क्योंकि इसमें पूरे कॉन्टिनेंट से बड़े लोग आने वाले थे। जीक को समझ नहीं आ रहा था कि वह उन लोगों के साथ कब तक झूठी तारीफें करता रहेगा जिनसे उसे कोई मतलब नहीं था। जब वह अपनी इस मुश्किल को कोस रहा था, तभी पीछे से एक मीठी आवाज ने उसका नाम अदब से पुकारा। एक नीले बालों वाली लड़की ने झुककर अपना तारुफ कराया कि वह अलेंसिया किंगडम की पहली राजकुमारी है। उसका नाम मेलिसा अलेंसिया था। उसे यह नाम याद था। ये वही राजकुमारी होगी जो जल्दी ही अलेंसिया किंगडम की अगली रानी बनेगी। अभी के कमजोर और बेकार राजा के बिल्कुल उल्टा। वह ऐसी नीतियां बनाएगी जो उसकी आवाम के लिए पहले होंगी। इस वजह से उसे लोगों का बहुत ज्यादा साथ मिला था। इस वजह से अलेंसिया के भ्रष्ट अमीर लोग उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। लेकिन जब वह ऑफिशियली गद्दी पर बैठ गई तो उनके पास उसकी खुशामद करने और उसके पैर चाटने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। जीक की पिछली जिंदगी में चीजें ठीक नहीं हुई थी। एम्पायर के साथ तनाव बढ़ गया था। वह अच्छी राजकुमारी अचानक से सारी बिन अलाकवामी सरगर्मियां बंद कर देगी और फिर गायब हो जाएगी। ऐसी खबरें पूरे कॉन्टिनेंट में फैल जाएंगी कि उसे एम्पायर ने मरवा दिया था। बिना किसी नेता के अलेंसिया किंगडम जंग में तबाह हो गया और सच हमेशा के लिए खो गया। इस सब जंग के शुरू होने से पहले भी मेलिसा की खबरें बहुत कम आती थी।
यह बात समझ नहीं आती कि वह किसी ऐसी वैसी नाइटिंग सेरेमोनी में क्यों आएगी जब तक आप इस पर बहुत ज्यादा गौर न करें। क्लिफ राइनहार्ट के साथ अपनी बातचीत में आईपैच ने बताया था कि उन्हें अलेंसिया किंगडम के किसी शाही आदमी को ठीक करने के लिए दवा चाहिए। क्या यह अच्छी दिखने वाली लड़की वही हो सकती है? और ज्यादा जानने की चाहत में जीक ने अदब से झुककर जवाब दिया। उसने बड़े जोश से बताया कि उसने उनकी बहुत तारीफें सुनी हैं और आज उनका यहाँ होना बहुत बड़े सम्मान की बात है। जीक ने उनकी उन नीतियों की तारीफ की जो लोगों की जरूरतों को पहले रखती थी। हालांकि ज्यादातर अमीर लोग कहते थे कि उनकी नीतियां कमजोर हैं और उनमें कोई दम नहीं है, लेकिन जीक उनके हक में बात करने वाला पहला आदमी होता। वह मेलिसा की बहुत सारी परेशानियों को समझ सकता था। पैसे की दिक्कत भी उनमें से एक थी। वह सच में हैरान थी कि यह नाइट उसके सियासी करियर के बारे में इतना कुछ जानता था। जैसा उसने एक भरोसेमंद सोर्स से सुना था, यह नौजवान दूसरे बेवकूफ लड़कों से अलग था। उसे हंसते हुए देखकर जीक ने पूछा कि क्या उसने उसे किसी तरह से नाराज किया है। उसके उल्टा वह खुश थी कि इस जगह पर कोई उसकी परेशानियों को समझ रहा था। और तारीफें करने के बाद उसने जाने की इजाजत मांगी। वह उसके साथ और देर तक बात करना चाहती थी, लेकिन वह दावत के खास मेहमान को अकेला नहीं रखना चाहती थी। यह तो आम बात थी कि इन परजीवी अमीर लोगों की घुरियों से बोझ महसूस हो। दावत हॉल से बाहर निकलने से पहले मेलिसा ने उसे यकीन दिलाया कि मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। उसे लगता था कि जल्द ही ठीक से बात करने का एक बेहतर मौका मिलेगा। जब वह दिलचस्प राजकुमारी चली गई तो जीक को अमीर लोगों के बीच घूमना शुरू करना पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरे दिन अपनी सांस रोके हुए था। यह अदब से की गई मुलाकातों और बुरे मजाकों का एक न खत्म होने वाला सिलसिला था। इस दिन ने उसकी हर फॉर्मल चीज के लिए नफरत को और पक्का कर दिया। वह इसके बजाय हीरो किंग काइजर से ट्रेनिंग लेना और पूरी तरह से पिटना पसंद करता। अचानक से भारी हथियार की धीमी आवाज पूरी जगह गूंज उठी, जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। कौन पागल दावत हॉल में हथियार पहनेगा, जहां तक कि फैमिली का मुखिया भी रेशम पहने हुए था। एक शोर शराबा करने वाले आदमी की आवाज आई जो सोने के हथियार में था और उस पर शेर का निशान बना हुआ था। वह दावत के खास मेहमान को कब से ढूंढ रहा था। रोम का चौथा शाही राजकुमार कैलस और उसके नाइट्स इतिहास के सबसे कम उम्र के ब्लू नाइट को इज्जत देने आए थे। पिछली जिंदगी में यह सुनहरे बालों और नीली आंखों वाला कमीना पूरी कॉन्टिनेंटल वॉर में एबल ड्रेकर का साथी था। कैलस नर्वा कॉन्स्टेंटिनस ने अपना तारुफ कराया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। जीक ने इस कमीने के हाथ को छूने से मना कर दिया और उसके बजाय अदब से झुका। बहुत रूखे तरीके से उसने राजकुमार के आने के लिए शुक्रिया कहा। जाहिर है कैलिस समझ गया कि वह नौजवान क्या कहना चाह रहा था, लेकिन वह दूसरे इलाके में था, इसलिए उसने इस बेइज्जती को नजरअंदाज करना बेहतर समझा। उसने इसके बजाय बहुत दोस्ती वाला व्यवहार किया। वह वैसे भी ऐसी रस्मी बातों में नहीं पड़ता था। अभी के लिए वह इस महफिल के सितारे के साथ एक ड्रिंक लेना चाहता था। कैलिस ने नौकर से ड्रिंक्स मांगे और जीक एक और मुश्किल में फंस गया। राजकुमार ने खुद को कॉन्टिनेंट का सबसे अच्छा आदमी बताया और जीक को भविष्य का सबसे बड़ा नाइट। उसने गंदे तरीके से जीक के कप में शराब डाली और उस पर दबाव डाला कि वह शाही राजकुमार के दिए हुए ग्लास से एक लंबा घूंट ले। यह सब देखते हुए अमीर लोगों को उस नौजवान पर थोड़ी तरस आई। उन्हें राजकुमार का यह बुरा व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया, खासकर यह देखते हुए कि जीक ड्रेकर फैमिली से था और यह तो सिर्फ पहला ग्लास था, ऐसे कई और आने वाले थे। कैलस का इरादा जीक के साथ तब तक पीने का था जब तक वह दोनों गिर न जाए। तभी एबल बीच में आया और सल्तनत के नए उगते सूरज का स्वागत किया। उसने नरमी से राजकुमार कैलिस से कहा कि वह उसके साथ चले ताकि कुछ जरूरी बात कर सके। क्योंकि दावत हॉल में बहुत सारे लोग सुन रहे थे, इसलिए बात कहीं और करना बेहतर होगा। राजकुमार ने यह बात मान ली और सहमत हो गया। जाने से पहले उसने जीक से माफी मांगी। लगता है उनका पीने का दौर अगली बार तक इंतजार करेगा। वह चांदनी में बैठकर बड़े ड्रैगन स्लेयर की कहानियां सुना सकते हैं। जब एबल और राजकुमार एक प्राइवेट कमरे में चले गए तो अमीर लोगों ने अपनी सांसें रोक ली। जैसे ही वह वहां से हटा, उन्होंने तुरंत शाही राजकुमार के शोर शराबा वाले व्यवहार के बारे में बुरी बातें करना शुरू कर दिया, जो सल्तनत की इज्जत के लिए अच्छा नहीं था। इसके उल्टा उन्होंने सर एबल की तारीफ की कि उसने हालात को कैसे संभाला। सच कहूं तो उसके काम ऐसे लगे जैसे एक बड़ा भाई अपने परेशान छोटे भाई की मदद कर रहा हो, कैलस को वहां से खींच कर ले जाकर। असल में यह भविष्य के लिए अच्छा नहीं था। ऐसा लगता है कि एबल और राजकुमार एक दूसरे को के से मिली जानकारी से भी ज्यादा वक्त से जानते थे। यह देखते हुए कि वह एक दूसरे के साथ कैसे पेश आते हैं, ये कहना सही होगा कि वह बहुत करीब है। बहुत ज्यादा संभव है कि बरजमी वॉर शुरू होने में उतना वक्त नहीं है जितना जीक सोच रहा था। एक दिन बाद जीक उस घुटन भरे दावत हॉल से निकल गया ताकि वह सोच सके कि अपने पिता से मिले टोकन का क्या करे। राइट्स के बाद जब उन्होंने अकेले में बात की तो आर्थर ने उससे पूछा कि वह बरजम का सबसे शक्तिशाली बनने के अपने मिशन में कितनी तरक्की कर रहा है। उसने बस गोलमोल तरीके से अदब से जवाब दिया। फिर आर्थर ने जोर दिया कि वह उसे पेट्रियार्क कहना बंद करे। यह बहुत फॉर्मल है जब वह अकेले में हो। उसने जीक को इजाजत दी कि वह उसे फादर कह सकता है। उन बातों ने उसे याद दिलाया कि कार्ली ने उससे क्या कहा था जब वह मिले थे। अब वह उस बेचैनी को समझ सकता था जो उसने उस ट्रेनिंग रूम में महसूस की थी। एबल हर एल्डर को अपनी तरफ करने की खुली कोशिशें कर रहा था। कार्ली मुश्किल में था। यह तो आम बात थी कि फैमिली के मुखिया को भी हालात की पूरी खबर हो। एबल की चाल जानते हुए भी वह चालाक पेट्रियार्क किसी वजह से अनजान बन रहा था।
अभी वह जीक की कार्ली के साथ हुई बात का थोड़ा जिक्र कर रहा था, शायद थोड़ा दबाव डालने के लिए, या शायद वह बस शक कर रहा था। चाहे जो भी हो, यह मान लेने में कोई नुकसान नहीं था कि आर्थर अब से एबल के साथ है। जीक ने आर्थर को वही दिया जो वह चाहता था और उसे फादर कहा। फिर उस आदमी ने उसे टोकन दिया ताकि वह आगे बढ़ने और सबसे ऊपर पहुंचने के लिए थोड़ा और मोटिवेट हो। इस छोटी सी चीज से वह मशहूर मौसम सरमा में एक खजाने की दुकान ले सकता था। ड्रेकर का खजाना रूम बहुत अनमोल खजानों से भरा होगा। यह पूरे कॉन्टिनेंट में जानी पहचानी जगह थी। आर्थर ने अपने बेटे को कुछ सलाह दी। हालांकि मौसम सरमा में सच में अनमोल खजाने हैं, लेकिन वहां बिल्कुल बेकार चीजें भी हैं जो सिर्फ चमकती हैं। आखिर में जीक ने मौसम शर्मा ड्रैगन स्लेयर्स के खजाने की ठंडी जमीन पर कदम रखा। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता ने उसे इतना अनमोल तोहफा क्यों दिया। वजह जो भी हो, वह हर उस चीज का पूरा इस्तेमाल करेगा जो उसके पास है। एक खिदमतगार ने जीक का स्वागत किया। वह उसके आने का इंतजार कर रही थी। अंदर जाने से पहले वह विंटर कीप में चीजें कैसे काम करती हैं इसकी थोड़ी जानकारी देगी। कीप में अभी लगभग 17,000 अनमोल चीजें हैं जिन्हें टोकन से बदला जा सकता है। हालांकि अंदर कितनी देर तक रह सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं थी, लेकिन एक टोकन से सिर्फ एक बार ही अंदर जा सकते थे। जीक ने अटेंडेंट से पूछा कि इतनी कीमती जगह पर कोई गार्ड क्यों नहीं है। खिदमतगार ने बस जवाब दिया कि गार्ड्स बेकार होंगे। कीप में जो सुरक्षा का जादू किया गया है वह उतना ही मजबूत है जितना पेट्रियार्क के ऑफिस में किया गया है। उसके ऊपर चीजों और स्टोरेज को जादू से ट्रैक और टैग किया गया है, जिससे चोरी करना लगभग नामुमकिन है। अंदर जाने के लिए अटेंडेंट ने जीक को टोकन स्लॉट में डालने को कहा। यह चीज बस एक बहुत बड़ी क्लॉ मशीन जैसी थी। उसने निर्देशों का पालन किया और देखा कि वह मजबूत दरवाजा गरजता हुआ खुल गया। वह सजावट वाला बड़ा दरवाजा खुल गया और एक ठंडी हवा बाहर निकली। जीक अपनी आंखों के सामने की शान देखकर हैरान रह गया। अनमोल चीजें रखने वाली अलमारियां दूर तक फैली हुई थी। अंदर से यह बाहर से कहीं ज्यादा बड़ा था जितना उसने सोचा था। वह घूमता रहा, उस दौलत को देखकर हैरान था जो उसकी फैमिली ने 1000 साल से जमा की थी। खिदमतगार चली गई और जीक ने सोचा कि इस जगह की हर चीज को पहचानने में उसे सदियां लग जाएंगी। खुशकिस्मती से उसके पास सिस्टम था जो सब कुछ उसकी पसंद के हिसाब से ऑर्गेनाइज कर सकता था। जरूरी फालियत उसकी ड्रैगन आइज से जुड़ चुकी थी। ऐसा लगता था कि वह सब कुछ अपने आप कैटलॉग नहीं कर सकता। तो उसने अपनी ड्रैगन आइज एक्टिवेट की और अपनी मसल्स को खींचा। अब मैनुअल स्काउटिंग का वक्त था। जीक तेजी से आगे बढ़ा और अपनी गेल आर्ट्स का इस्तेमाल किया शैडो स्टेप्स से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा जगह कवर करने के लिए। वह अलमारियों के बीच तेजी से गुजरा, जबकि उसकी ड्रैगन आइज हर उस चीज की तस्वीर ले रही थी जिस पर उसकी नजर पड़ी। कुछ चक्कर लगाने के बाद चुनी हुई चीजें उसके मिनी मैप पर दिखने लगी। कुल 17,138 चीजें रजिस्टर हुई थी। यह संख्या अभी भी बहुत ज्यादा थी जिसे खुद से देखना मुश्किल था, इसलिए उसने सारी नॉन आर्टिफैक्ट्स जैसे आम चीजें और खाने पीने का सामान हटा दिया। कुछ जादुई हिसाब के बाद यह संख्या 9,132 हो गई। यह अभी भी बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसने हर उस तलवार पर फिल्टर लगाया जो उसकी स्टाइजन ब्लेड से कमजोर थी। हैरानी की बात यह थी कि हर तलवार को हटा दिया गया था। स्टाइजन ब्लेड इन सब चीजों के मुकाबले बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी। स्क्रॉल करते हुए, बची हुई काम की चीजों को देखते हुए जीक को एक अजीब चीज मिली। एक ऐसी चीज थी जिसे सिस्टम भी पहचान नहीं पाया और कैटलॉग नहीं कर पाया। जानने की चाहत में उसने उस अनजान चीज को मार्क किया और मिनी मैप की दिशा में चल पड़ा। जब वह बताए गए कोऑर्डिनेट्स पर पहुंचा, उसे एक आम सा दिखने वाला ब्रेसलेट मिला। वह कुछ बड़ा होने की उम्मीद कर रहा था, यह देखते हुए कि सिस्टम भी उसे पहचान नहीं पाया था, लेकिन यह वस्तु बिल्कुल आम और नॉर्मल लग रही थी। जब उसने उसे छुआ तो वह चीज उसके टाइटल एयर टू टेराखन ड्रेकर पर रिएक्ट की। यह पूरी तरह से मुमकिन है कि यह ब्रेसलेट कभी क्लैन के पहले आदमी का रहा हो। सिस्टम ने ब्रेसलेट में लगे नगीने पर अपना ध्यान लगाया और उसे मकदस सरपरस्त स्टोन के रूप में पहचाना। इसमें यह खासियत थी कि यह यूजर की आत्मा के लिए सही समन को बुला सकता था। यह तुरंत जीक से जुड़ गया। अब वह अपनी असल रूह के लिए सही समन को बुला सकता था। यह देखते हुए कि यह पहली चीज थी जो उसने विंटर कीप में चेक की थी, उसने उसे जबरदस्ती उतारने की कोशिश की, लेकिन वह बस उसकी कलाई पर वापस आ गया। टेराकन ड्रेकर के वारिस के टाइटल से रिश्ते की वजह से गार्डियन स्टोन को अलग नहीं किया जा सकता था। अगर उसे बेकार चीज मिली तो उससे मिला टोकन बर्बाद हो जाएगा और उसके प्लान्स इस तरह से बिगड़ जाएंगे। क्योंकि उसके लिए फैसला हो चुका था, उसने बस भरोसा किया कि तराखन की विरासत उसे इस खजाने में मिलने वाली किसी भी चीज से बेहतर कुछ देगी। उसने सेक्रेड गार्डियन स्टोन के असर को एक्टिवेट किया और उसने उसकी आत्मा के लिए सही समन को ढूंढना शुरू कर दिया। ब्रेसलेट ने नीली रोशनी से चमकना शुरू किया जब वह एक बहुत बड़ा मैजिक सर्कल बनाया। फेरी मोनार्क के आशीर्वाद से सर्च में बड़े लेवल के होली बीस्ट्स भी शामिल किए जाएंगे। आखिर में यूजर की आत्मा के लिए एक सही होली बीस्ट मिल गया। मैजिक सर्कल से तेज रोशनी का तूफान उठा जब जीक का नया समन एक अलग दुनिया से आया। वह होली बीस्ट आसमान से बिजली की तरह नीचे उतरा। उसके हथियार वाले खुरों से हर कदम पर बिजली निकल रही थी। वह एक ऐसे घोड़े जैसा दिखता था जो बिजली की रूह को समेटा हुआ था। होली बीस्ट ड्रैकोनिक स्टीड को सफलता से समन कर लिया गया था। यह पहली बार था जब जीक ने किसी होली बीस्ट को देखा था। उसकी मौजूदगी बहुत जबरदस्त थी। उसके पास बहाऊ मूड का दिल और दांत था। अब वह एक जबरदस्त होली बीस्ट को बुला सकता था। तराखन के पास कितने लेजेंडरी लूट्स थे।
ड्रैकोनिक स्टीड धीरे से अपने समनर के पास आया और नरमी से जीक पर टिक गया। उसने अपने समन को प्यार से पकड़ा और उस जानवर के साथ एक अजीब सा रिश्ता महसूस किया। शायद यही मतलब होता है जब कोई चीज उसकी आत्मा के लिए सही हो। पहली बार मिलने के बावजूद ऐसा लगा जैसे किसी पुराने दोस्त से मिल रहे हों। हालांकि वह पहले शक में था, जीक इस पल तक पहुंचकर बहुत खुश था। उसने एक ऐसी पहचान महसूस की जो उसने पहले कभी नहीं की थी। सिस्टम ने बताया कि होली बीस्ट को नाम देने से गार्डियन स्टोन का इस्तेमाल करके किसी भी वक्त तुरंत समन करने की सुविधा मिल जाएगी। इस बंदे ने सबसे बेकार नाम सोचा, बाइसेफेलस, लेकिन लगता है बूसेफिलिस को उसका नया नाम पसंद आया। वह सच में एक दूसरे के साथी बनने के लिए बने थे। बूसेफिलस को कभी ड्रैकोनिक स्टीड्स का राजा कहा जाता था। अपने सींगों का इस्तेमाल करके वह बिजली की शाही ताकत को बुला सकता था। जीक होली बीस्ट्स के बारे में इतना नहीं जानता था कि वह समझ सके कि ड्रैकोनिक स्टीड का राजा होने का क्या मतलब हो सकता है। आखिर वह पहली बार किसी को देख रहा था। बूसेफिलिस ने उसकी सोच को बीच में रोका, उसकी कॉलर पकड़कर उसे खौशी से ऊपर उठा लिया। बिजली वाले घोड़े ने उसे अपने ऊपर से पलटा और बिल्कुल सही तरीके से अपनी पीठ पर बिठा दिया। ऐसा लगता है बूसेफिलिस अपने नए मालिक को सैर कराना चाहता था। उसने जीक की अपनी शक्तियों को जांचने की चाहत को समझ लिया होगा और अब वह दिखाने के लिए उत्सुक था। उसकी मेन पकड़कर जीक ने दावत कबूल की और बूसेफिलस ने गरजदार जोश के साथ हिनहिनाया। उसने हवा की तरह दौड़ने का हुक्म दिया, लेकिन होली बीस्ट इसके बजाय बिजली की तरह तेजी से चला। और भी हैरानी की बात यह थी कि वह कितनी खामोशी से चलता था। वह इतनी तेज रफ्तार से दौड़ रहे थे, लेकिन जीक को उनके खुरों की जमीन पर पड़ने की आवाज बिल्कुल नहीं सुनाई दे रही थी। शायद उसके हाथ कुछ बिल्कुल पागलपन वाली चीज लग गई थी। हर कदम पर होली बीस्ट मैजिक सर्कल्स छोड़ता जा रहा था जिन्हें हमले के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। विंटरकीप के अंदर उनकी छोटी सी सैर के बाद जीक दरवाजे से बाहर निकला और ब्रेसलेट को अपनी पसंद की चीज के रूप में रजिस्टर कराया। गाइड ने न चाहते हुए जवाब दिया, लेकिन जीक अपनी चीज पर अडिग रहा। उसे अपने पिता की सलाह याद आई कि कचरे में से छानकर एक अनमोल खजाना हासिल करना। आर्थर ने शायद ब्रेसलेट को कचरे वाली चीजों में से एक माना होगा। यह दूसरों के लिए सही हो सकता है, लेकिन जीक के टारखन और सिस्टम से रिश्ते के साथ इससे बेहतर कुछ नहीं था। उसने सोचा था कि उसे सिर्फ झलक मिलेगी, टेरखन की विरासत की, ग्रू के जरिए। कौन सोच सकता था कि उसे इतनी किस्मत मिलेगी सिर्फ एक टोकन से। जो भी हो, जीक आज के दिन से पूरी तरह खुश था। अब आराम करने और उस थका देने वाली पार्टी से छुटकारा पाने के लिए घर वापस जाने का वक्त था। उसने सोचा कि अब वह घर पर आराम कर सकता है, लेकिन मैंशन के अंदर उसका एक और बिन बुलाया मेहमान इंतजार कर रहा था। क्लिफ राइनहार्ट पहले से ही अंदर था, उसे एक असली नाइट बनने की बधाई देने के लिए। आईपैच ने उस नौजवान को थोड़ी शराफत से छेड़ भी दिया। जीक को इस मीटिंग से सर दर्द होने लगा था, लेकिन वह बैठ गया और क्लिफ से पूछा कि वह क्या चाहता है, और उस आदमी को समझाया कि वह ऐसी अचानक आने वाली मुलाकातों में थोड़ा ज्यादा सावधान रहे, वरना इससे उनके आगे के प्लान्स खराब हो सकते हैं। क्लिफ ने माफी मांगी और एक खास इंसान को मिलवाया, वह इंसान जो जल्दी से जल्दी मिलना चाहता था, चाहे जो भी हो। उसने अपना चोगा हटाया और उसके गहरे नीले बाल दिखे। उसकी आवाज बहुत जानी पहचानी थी। इस बार उस नौजवान औरत ने अपना तरफ अलग तरीके से दिया। वह राइनहार्ट मर्चेंट ग्रुप की मालिक है, प्रिंसेस मेलिसा अलेंसिया। इस राज के खुलने के बावजूद जीक हैरतअंगेज तरीके से शांत दिखा। मेलिसा बस हल्के से हंसी। उसे यह देखकर मजा आया कि जीक उसकी असली पहचान पहले से जानता था। थोड़ा टाइम लगा, लेकिन जीक ने सब बातों को जोड़ा। प्रिंसेस ने हाल ही में अपने विदेशी मामले कम कर दिए थे, फिर भी वह उसकी बधाई वाली पार्टी में आई। यह सब कुछ ही देर बाद हुआ। राइनहार्ट ने इशारा किया था कि वह अलेंसियन रॉयल फैमिली के किसी को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। जब सब बातें खुली हैं तो सिर्फ एक बेवकूफ ही समझ नहीं पाएगा कि असल में क्या हो रहा है, क्योंकि वह पहले से एक दूसरे को जानते हैं। वह परिचय छोड़कर सीधे असल बात पर आ सकते हैं। उसने एक नक्शा बिछाया और इस जरूरी मीटिंग की वजह बताई। वह एक बहुत गंभीर मामले में उसकी मदद चाहती थी। तफसीलात में जाने से पहले उसने जीक से टेबल पर रखे डॉक्यूमेंट्स देखने को कहा। हाल ही में उसके किंगडम की सीमाओं पर रोज बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसलिए उन्होंने निर्वाणा फैमिली को इस बीमारी का एनालिसिस करने के लिए बुलाया। जीक के सामने वह डॉक्यूमेंट्स थे जिनमें खोज की जानकारी थी। अगर इन पन्नों में लिखी बात सच है तो सल्तनत का प्लान शायद पहले ही शुरू हो चुका है। निर्वाणा फैमिली की रिसर्च बताती है कि रोज बीमारी मैजिक से बने एक पैथोजन से आती है। 3 ट्रांसेंडेंट फैमिलीज में से निर्वाणा फैमिली मैजिक के मामलों में सबसे माहिर है। उनकी रिसर्च पूरी और भरोसेमंद है। जीक ने कभी सोचा भी नहीं था कि रोज बीमारी इंसानों द्वारा बनाई गई बीमारी हो सकती है, और तो और इसका फैलना उसकी पिछली जिंदगी से भी ज्यादा तेजी से हो रहा था। मेलिसा ने अपने नक्शे पर कुछ जगहों को निशान लगाया, यह बताते हुए कि यह बीमारी सबसे पहले अलेंसिया किंगडम और रोम सल्तनत की सीमा पर एक गांव में मिली थी। किसी वजह से इसके फैलने की दिशा सल्तनत की तरफ बिल्कुल नहीं थी। असल में वह पूरी तरह से इम्यून लगते हैं, जबकि यह बीमारी अलेंसिया के आसपास के इलाकों को तबाह कर रही है। जब आप पूरी तस्वीर देखते हैं तो नतीजा निकालना आसान हो जाता है। रोमन एम्पायर ने रोज बीमारी बनाई है और अब मैजिक से बने इस बायोलॉजिकल वेपन से अलेंसिया को डरा रहा है। पिछली टाइमलाइन में अलेंसिया के बर्बादी की सबसे बड़ी वजह इस लाइलाज बीमारी का फैलना था। जीक अब आराम से समझ गया था कि इस मुलाकात का मकसद क्या था।
मेलिसा रोज बीमारी के इलाज को बड़े पैमाने पर बनाने और बांटने के अधिकार सही तरीके से लेना चाहती है। उसे खुशी हुई कि जीक उसका मकसद आराम से समझ गया। पिछले कॉन्ट्रैक्ट में मर्चेंट ग्रुप ने सिर्फ बनाने का अधिकार लिया था। किंगडम को इलाज को कानूनी तौर पर बांटने के लिए एक और कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। जीक वह पहला कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं करना चाहता था। मेलिसा भी नहीं करती अगर वह उसकी जगह होती। एक कारोबारी औरत होने के नाते वह जानती है कि इस डील में उनका नुकसान हुआ है। वह बस दोनों पार्टीज के लिए एक सही कॉन्ट्रैक्ट चाहती है। रेनहार्ट मर्चेंट ग्रुप की असली लीडर से जैसा उम्मीद थी, वह जानती है कि जीक से तकसीम के हकूक पर साइन कैसे करवाए। उनका टॉप पर पहुंचना कोई इत्तेफाक नहीं है, वह सच में बहुत स्मार्ट है। मेलिसा ने कहा कि उसका पहला मकसद अपने लोगों तक मदद पहुंचाना है। जीक को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और उसके योगदान के लिए उसे सही तरीके से पैसे मिलेंगे। उसे रेनहार्ट मर्चेंट ग्रुप के कुल शेयर्स का 20% दिया जाएगा। यह फिगर सुनकर जीक भी हैरान हो गया। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसे कॉन्टिनेंट के टॉप 10 मर्चेंट ग्रुप्स में से एक माना जा सकता है। अगर वह अलेंसिया के साथ नहीं गिरते तो वह और भी बड़े बनने की राह पर है। अगर जीक उस 20% की वैल्यू को बदलता है तो अभी कम से कम लाखों सोना के बराबर होगा, और अगर वह जंग को रोकने का कोई तरीका ढूंढ लेता है तो फ्यूचर में बिजनेस और भी बढ़ेगा। वह 20% बिलियंस तक पहुंच सकता है। हालांकि यह ऑफर बहुत अच्छा था और उसे बस एक कागज पर साइन करना था। जीक ने फैसला करने से पहले प्रिंसेस से कुछ सवाल पूछना चाहे। उसने पूछा कि उसने इतनी जरूरी जानकारी खुलेआम क्यों बताई, जबकि यह भी हो सकता है कि वह इस मामले में एम्पायर का साथ दे रहा हो। और तो और ग्रुप के शेयर्स का 20% मुआवजे के तौर पर देना उनके लिए कोई अच्छी डील नहीं लगती। मेलिसा ने शांति से उसके सवाल सुने और जवाब दिया। सबसे पहले उसे यकीन है कि जीक कभी सल्तनत का साथ नहीं देगा। प्रिंसेस होने का एक फायदा यह है कि उसे बचपन से ही बहुत समझदार बनाया गया था। पार्टी में उनकी छोटी सी बातचीत के बाद वह वहीं रही और उस गोल्डन बॉय को दूर से देखती रही। यह बहुत हल्के से था, लेकिन उसने देखा कि जीक का बर्ताव जो लोग सल्तनत से जुड़े थे उनके प्रति ठंडा और सोच समझकर था। यहाँ तक कि उसने रोम के चौथी सल्तनत प्रिंस से एक सिंपल हैंडशेक भी मना कर दिया। हालांकि उसका झुकना इज्जत दिखाने जैसा लगा होगा, लेकिन उसने इसे इनकार और नफरत के रूप में देखा। इस तरह उसे पता चला कि जीक कभी एम्पायर के साथ हाथ नहीं मिलाएगा। मानना पड़ेगा, उसने बिल्कुल सही समझा था। जीकी के दूसरे सवाल के बारे में कि वह कितनी कीमत देने को तैयार है, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। उसके लोगों को बचाने की जरूरत है और उसके पास उन्हें बचाने के तरीके हैं। उसके बिजनेस का 20% उन जिंदगियों की कीमत से कभी तुलना नहीं कर सकता जो अगर वह कुछ न करे तो खो सकती है। यह हर पैसे के लायक है। जीक अपने नागरिकों के लिए सही करने के उसके इरादे से प्रभावित हुआ। यह एक असली शासक है। उसे अलिसिया नाम की औरत के साथ अपनी पिछली मुलाकात याद आई। जीक ने उसे पीछे हटने के लिए बहुत कोशिश की थी। वह नहीं चाहता था कि क्वीन बढ़ते हुए एम्पायर के हाथों एक बेकार मौत मरे। क्वीन अलिसिया जानती थी कि पीछे हटना ज्यादा समझदारी होगी, लेकिन उसका मानना था कि अगर वह अपने लोगों को भागने के लिए थोड़ा टाइम दे सके तो वह खुशी से अपनी जान दांव पर लगा देगी, और यह इसके लायक होगा। उस अचानक आई याद ने जीक को अंदर तक हिला दिया। वह उस टाइम के बारे में उसके बारे में सोचना नहीं चाहता था। लेकिन मेलिसा और अलिसिया एक ही तरह की शासक हैं। ये जानते हुए कि यह नौजवान औरत कितनी जिद्दी हो सकती है, जीक डील के लिए मान गया। उसने बस इतना कहा कि वह कोई भी जानकारी लीक न होने दे, और जब इलाज सबके सामने आए तो उसकी पहचान छुपा कर रखे। 2 हफ्ते बिना किसी खास बात के गुजर गए। इन 14 दिनों में जीक ने बस अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस की। वह दिन भर बिना आराम किए अपने प्राइवेट ट्रेनिंग हॉल को खराब कर रहा था। अगर कोई अनुभव वाला इंसान इस लड़के के चलने का तरीका देखता तो वह देखता कि उसकी हरकतें ड्रैग और स्लेइंग आर्ट्स जैसी थी, लेकिन बिल्कुल वैसी नहीं। उसके वार ज्यादा तेज थे, उसके पैरों की हरकत ज्यादा तेज थी और उसकी तीव्रता बहुत ज्यादा थी। हर हमले में इतनी जबरदस्त ताकत थी कि सबसे अनुभव वाला नाइट भी डर के मारे रो देता। यह बंदा सिर्फ अपनी तलवारबाजी से माहौल को मोड़ रहा था। जैसे ही वह आखिरी हरकत तक पहुंचा, जीक पूरी तरह से शांत हो गया, जैसे उसकी ट्रेनिंग का असर खत्म हो गया हो। उसकी शांति एक सिस्टम नोटिफिकेशन से टूट गई। अपनी नई टेक्निक की ट्रेनिंग शुरू करने के 1 महीने बाद वह आखिरकार ट्रू ड्रैगन सोर्ड प्ले के शुरुआती लेवल तक पहुंच गया था। कामयाबी की तलाश शेल्टरने के वॉर्स की शर्तें गरीबी हो गई है। उसे 3 महीने दिए गए थे, लेकिन उसने 1 महीने में ही कर लिया, इसलिए उसे टाइम बोनस मिला। उसे क्रोनोस किंगडम का रिपोर्ट रेडार, सोर्ड्स एंड सक्सेसर का टाइटल, 500 कर्मा पॉइंट्स और 2 रैंडम बॉक्सेस मिले। वह बॉक्सेस मतलब वह अपनी गैम्बलिंग की आदत को फिर से पूरा कर सकता है, और वह कर्मा पॉइंट्स उन पॉइंट्स की भरपाई करेंगे जो उसने मकेन के सोमा बिजनेस को जलाने में इस्तेमाल किए थे। उत्तेजित होकर उसने सबसे पहले क्रोनोस किंगडम का रिपोर्ट रेडार निकाला। उसकी निराशा के लिए सिस्टम ने चेतावनी दी कि अभी मुतल्लिका नखात तक पहुंचा नहीं जा सकता। उसे वह सील ढूंढना होगा जो कोऑर्डिनेट्स को एक्टिवेट कर सके। बिखरे हुए सील्स की जगह मिनी मैप पर दिखाई जाएगी। मैप खोलते ही उसने देखा कि 2 सील्स कॉन्टिनेंट के बीच में थे, जबकि एक साउथ में और एक नॉर्थ में था। हर सील के बीच काफी दूरी है, उन्हें इकट्ठा करने में टाइम लगेगा। शुक्र है उन्हें इकट्ठा करना उसके अगले लिंक्ड क्वेस्ट से जुड़ा है, लेजेंडरी मोनार्की का खजाना ढूंढना क्रोनोस किंगडम के सक्सेसर का टाइटल पाने के लिए। उसे बहुत निराशा हुई कि इतने लंबे क्वेस्ट का रिवॉर्ड सिर्फ एक टाइटल था। शायद ये पहले से ही उन खजानों को गिन रहा है जो जीक ट्रेजरी से लूट सकता है। इसके अलावा उसने अभी देखा था कि नमूने भी अनवानात पर रिएक्ट कर सकते हैं। शायद इन चीजों की कीमत उसकी सोच से ज्यादा है। फिर भी यह बहुत बड़ा काम है।
अभी के लिए खजाने की खोज को इंतजार करना होगा। वैसे भी कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो वह बेहतर है कि ज्यादा जरूरी मामलों पर ध्यान दे। उसे अभी K2 से खबर मिली है। बहुत टाइम हो गया था जब उसने पिछली बार साउथ के उन नशेड़ियों को देखा था। जीक थोड़ा एक्साइटेड है एक छोटी सी यात्रा पर जाने के लिए। उसने अपना हमेशा वाला भेष बदला, एक बोट में बैठा और सदर्न कॉन्टिनेंट के पोर्ट टाउन पोर्ट गल्फा की तरफ चल पड़ा। जीक ने खून की तेज खुशबू को समुंदर की नमकीन हवा के साथ मिलते हुए महसूस किया। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा पिछली बार जब वह यहाँ आया था। कुछ नहीं बदला था। जब वह शिप से उतरा, उसका स्वागत वफादार मातहत की एक लाइन ने किया, जो राइनहार्ट मर्चेंट ग्रुप के सदर्न ब्रांच के वाइस ब्रांच मैनेजर को सर झुका रहे थे। वह इतने शानदार तरीके से चिल्ला रहे थे कि जीक को भीड़ में अलग दिखने की चिंता होने लगी। भीड़ भाड़ वाले पोर्ट में घूमते हुए उसने देखा कि उसके राजद से पहले और बाद की समानताएं सिर्फ नमकीन हवा तक ही सीमित नहीं है। साउथ में इंसान को अपना दिमाग तेज रखना चाहिए। बिल्कुल सही टाइम पर वह उस बंदे से मिला जिसे उसने एक बहुत जरूरी काम के लिए हायर किया था। नॉर्दर्न रेंजर्स उसका रिपोर्ट करने का इंतजार कर रहे थे। वह व्यापारियों वाले कपड़े पहने हुए थे ताकि अपने छुपाने वाले कपड़ों में अलग न दिखें। उन्होंने बताया कि सब तैयारियां हो चुकी हैं। ऑपरेशन के दिन वह अफरा तफरी का फायदा उठाकर उस लड़की को बचाएंगे जिसे मक्केन ने कैद किया है। जीक ने उन्हें चेतावनी दी कि टारगेट की हिफाजत और एस्कॉर्ट भी काम का हिस्सा है, इसलिए उन्हें आखिर तक सावधान रहना चाहिए। हैरानी से एक रेंजर ने पूछा कि क्या जल्दी ही कोई सदर्न त्योहार होने वाला है। उन्हें उस घटना के बारे में कुछ नहीं पता था जिसकी वजह से ऑपरेशन के दौरान अफरा तफरी होने वाली थी। जीक मुस्कुराया। वह इसे एक त्योहार ही कहेगा। वह उससे थोड़ा ज्यादा अफरा तफरी वाला कुछ प्लान कर रहा है। आखिरकार वह दिन होगा जब मक्केन धूल में मिल जाएगा। कूचरिस के साथ उस घटना के बाद रेंजर्स जीक से डरते थे। उन्हें नहीं पता कि इस बंदे के दिमाग में क्या चलता है। उनकी मीटिंग में रुकावट डालते हुए मर्चेंट ग्रुप का एक गाइड वाइस ब्रांच मैनेजर जीक के पास आया। वह अब अपना नकली नाम मरे इस्तेमाल कर रहा है। उस आदमी ने उसे अगले मीटिंग के लिए गाड़ी में बिठा दिया। रेंजर्स ने पूछा कि क्या वह साउथ की सबसे बड़ी क्राइम फैमिलीज में से एक के साथ जंग करने का प्लान बना रहा है। जीक ने अपने मुलाजिमों से कहा कि ज्यादा न सोचें और अपने काम पर ध्यान दें। वह बस मजाक कर रहा था। किसी वजह से दोनों रेंजर्स समझ गए कि वह नौजवान मजाक नहीं कर रहा था। जीक को वह सेफ हाउस मिल गया जो उसने मांगा था। हालांकि बाहर से वह पुराना लगता था, उसमें बहुत स्टोरेज स्पेस थी। अंदर से भी उसे लग्जूरियस होटल्स की तरह रेनोवेट किया गया था। क्योंकि आज डॉन हुआन का बर्थडे है, बहुत कुछ करना है। हाँ, बाहर से तो ये सेलिब्रेशन का दिन होगा, लेकिन ये एक ऐसा खास दिन भी है जब सब मक्केन एग्जीक्यूटिव्स बिजनेस के लिए इकट्ठा होंगे। जीक मरे इस मीटिंग में के सपोर्टर का रोल निभाएगा। गाइड के साथ वह अपनी 5वीं ब्रीफिंग के लिए जा रहा है कि चीजें कैसे होंगी। अब तक तो एक सोमा एडिक्ट को भी सब कुछ याद हो गया होगा, लेकिन के चाहती है कि यह सब प्लान के मुताबिक हो। उसके पास उसकी तरह हिम्मत नहीं है। उसे इस पागलपन में घसीटने के बाद वह कम से कम इतना तो कर ही सकता है। वह पिछले कुछ हफ्तों से इस बात को लेकर परेशान थी। उसे इस बात का डर था कि वेयरहाउस जलाने के पीछे उनका हाथ पकड़ा जा चुका है। उसने सुना था कि मक्केन व्यापारियों को पैरालाइज कर देता है और उन्हें शॉक ड्रैगन स्वैम्प में मरने के लिए छोड़ देता है। उसे घबराया हुआ देखकर जीक ने उसे थोड़ा छेड़ने का फैसला किया। उसने कहा कि क्योंकि वह एक मेज है, पकड़े जाने पर उसके साथ थोड़ा अलग तरीके से पेश आया जाएगा। साउथ में ये आम धारणा है कि एक मेज की लाश रखने से श्राप रुकते हैं। वह उसके शरीर को ड्रैगन का खाना नहीं बनाएंगे, वह उसे काट कर उसके शरीर के हिस्से बेच देंगे। पहले से ही परेशान हालत में वह डरावनी कहानी सुनकर उसकी रूह निकलने ही वाली थी। उसने पूछा कि क्या मक्केन मेंबर्स जो हार पहनते हैं वह सिर्फ उंगली के आकार के गहने नहीं हैं, बल्कि असली उंगलियां हैं, और वह मीट की तरह बेचे जाने से मना कर रही थी। के ने अपने पार्टनर से कहा कि वह उसके शरीर के हिस्से इकट्ठा करे और उसे किसी अच्छी और शांत जगह दफना दे। आप पूछेंगे कि उसे ऐसी परेशान करने वाली कहानी कैसे पता। साउथ को जीक ड्रेकर से बेहतर कोई नहीं जान सकता था। उसने मक्केन को एक जिंदगी में खुशहाली तक पहुंचाया और फिर उसे बर्बाद भी किया। मुजरिमाना तंजीम के साथ उसका खराब रिश्ता तब शुरू हुआ जब उसे एकेडमी से निकाल दिया गया। तभी उसे एक स्लेव ट्रेडर ने पकड़ लिया। उसे मक्केन के सोमे प्लांटेशन में बेच दिया गया। उस जगह पर आपको सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करने और ड्रग इकट्ठा करने की इजाजत थी। आखिरकार जीक को स्लेव सेमीदान जंग पर ह्यूमन शील्ड बना दिया गया। वह अकेला बचने में कामयाब रहा। कई बार खतरनाक झगड़ों में उसने कुछ भी नहीं पूछा। वह बस हर दिन अपनी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के भरोसे जीता रहा। पीछे मुड़कर देखते हुए शायद उसकी हीलिंग एबिलिटी सबकॉन्शियस रूप से एक्टिवेट हो गई थी। उसे 6 बार ह्यूमन के रूप में डिप्लॉय किया गया और वह बच गया। शील्ड उसकी हिम्मत से प्रभावित होकर डनहुआन ने उसे पर्सनली हिटमैन बना दिया। वह बूढ़ा आदमी बदमाश हो सकता है, लेकिन उसे लोगों को पहचानने की अच्छी समझ थी। जीक एक बेईमान हिटमैन बनने के लिए बिल्कुल सही था। अपनी कम ताकत के बावजूद उसने पॉइजन का इस्तेमाल करके पर्पल नाइट्स को आराम से हरा दिया। लेकिन ब्लू नाइट्स को हराना मुश्किल था। छुपकर उनके पास जाने के बावजूद वह उसे देख ही लेते थे। पॉइजन में डूबी तलवार का एक वार शायद ही कुछ कर पाता था। वह अपनी इंटरनल माना को इस्तेमाल करके पॉइजन को जलाकर निकाल सकते थे, लेकिन एक ब्लू नाइट भी इंसान ही होता है। जीक ने आखिरकार सबसे छोटी खाली जगह का फायदा उठाने की कला में महारत हासिल कर ली, जो ज्यादातर लोगों को दिखाई नहीं देती थी।
वह रॉ पावर में अंतर होने के बावजूद ब्लू नाइट्स को हराने में सक्षम हो गया। 1 दर्जन से ज्यादा इन सो कॉल्ड नाइट्स को मारने के बाद उसने मकेन कार्टेल के टॉप हिटमैन के रूप में अपनी जगह पक्की कर ली। उसके बाद उसने बड़ी उपलब्धियां हासिल की। पबेला कार्टेल के खिलाफ जंग में वह सीएल क्रिमिनल लैडर पर चढ़ा और अपनी पोजीशन बढ़ाई। आखिर में वह डॉन हुआन का गोद लिया हुआ बच्चा बन गया और उस आदमी का असली वारिस घोषित किया गया। ऐसा लगा जैसे उसे आखिरकार अपना रास्ता मिल गया था। लेकिन जिस दिन सब कार्टेल्स के टॉप एग्जीक्यूटिव्स वारिस का खुलासा करने के लिए इकट्ठा हुए, जीक ने हर एक इंसान को मारने का फैसला किया, अपने फॉस्टर फादर को भी। जीक ने एक ही रात में मकेन कार्टेल को खत्म कर दिया। खैर, वह सब अब बीत चुका है। वह अब बिल्कुल अलग रास्ते पर है, जबकि वह अपने खूनी पास्ट को याद कर रहा था। के बकबक कर रही थी और उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही थी। वह पक्का जानना चाहती थी कि क्या वह कार्टेल का कोई स्पाई है या कुछ और। उसने सोचा कि वह के का इस्तेमाल करके पूरे सिंडिकेट को निगलना चाहता है। यह एक सही चिंता थी और एक संभव थ्योरी भी, लेकिन जीक उसे जवाब नहीं देना चाहता था। आज की के अभी भी एक अनाड़ी औरत है, उसकी पिछली जिंदगी की शांत और समझदार औरत के मुकाबले। जीक को उसे गुस्सा दिलाने में बहुत मजा आ रहा है। आखिरकार बहुत सारी ड्राई रन्स और ब्रीफिंग्स के बाद वह डॉन हुआन के मैंशन पहुंच गए। बैंकेट हॉल के अंदर कैट गर्ल्स मेहमानों को मेड्स की तरह सर्व कर रही थी। अंडरग्राउंड वर्ल्ड के कई खास लोग खुलेआम मिलजुल रहे थे। पहुंचते ही के जीक को बर्थडे बॉय डॉन हुआन को इज्जत देने के लिए ले गई। जीक ने मैंशन के चारों तरफ देखा और उसके शानदार इंटीरियर की तारीफ किए बिना नहीं रह सका। उसने सिर्फ मक्केन के हिटमैन को ही फ्लोर की हिफाजत करते हुए नहीं देखा। सिक्योरिटी टीम में बदनाम अपराधी और भागे हुए रेंजर्स भी थे। मैंशन के जियाफ्त हॉल के पीछे असली पार्टी सीक्रेट मीटिंग रूम में शुरू होने वाली थी। डॉन हुआन ने के का जोश से स्वागत किया। वह जानता था कि वह एक मेज है, वह नहीं जानता था कि वह एक औरत है। उसका मानना है कि एक खूबसूरत मेज एक हीरे से भी ज्यादा दुर्लभ है। मैकेन कार्टेल का बॉस डॉन हुआन बहुत उत्सुकता से इंतजार कर रहा है कि वह क्या कहेगी। खुद को संभालने के बाद वह सीधे कार्टेल के असल जगह की तरफ गई। उसने सोमा गोदाम में लगी आग का जिक्र किया, जो कई महीने पहले लगी थी और जिसका राज अभी तक नहीं खुला था। डॉन हुआन ने अपनी सिगार बुझाई और गुस्से से उससे और बताने को कहा। गुप्त मीटिंग रूम का माहौल इतना खराब हो गया कि उसे बर्दाश्त करना मुश्किल था। के को अपने अगले शब्द बहुत ध्यान से चुनने थे। उसने अपना डर निगल लिया और यकीन से बताया कि आग लगाने के पीछे एक गद्दार का हाथ था और वह गद्दार अभी उनके बीच में ही है। यह कहना कि वह गद्दार जिसने पाबेला के साथ मिलकर वेयरहाउसेस को जलाया था, वह इस कमरे में है, कोई मजाक नहीं था। जैसा सोचा था, एग्जीक्यूटिव्स ने इस बड़ी और गंभीर बात का विरोध किया। उन्होंने मांग की कि के को कमरे से बाहर घसीटकर सबक सिखाया जाए। वह अपनी इस सोच पर अमल कर देते अगर डॉन हुआन ने टेबल न तोड़ा होता। अपने शोर मचाने वाले आदमियों से खामोशी की मांग करते हुए बूढ़े आदमी को एक भी शब्द बोलने की जरूरत नहीं थी। उसकी मुट्ठी ने ही सब कुछ कह दिया। उसकी आंखों में देखने पर अंदर ही अंदर उबलता हुआ गुस्सा दिख रहा था। धमकी भरे लहजे में उसने के से पूछा कि क्या वह उन बेहुदा बातों की जिम्मेदारी ले सकती है। जीक ने इस मौके को अपने हाथ में लेने का मौका समझा। उस बलि के बकरे को पकड़कर वाकीन के गले पर चाकू रखकर उसने आराम से असली मुजरिम का नाम बताया। उसने गद्दार को एल मेंचो कहा। अभी इसी वक्त वह दो मुंहा एग्जीक्यूटिव अब बातों को जोड़ना शुरू कर रहा था, क्योंकि उसे कन्फेस करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। यह तो एक खुशी का माहौल होना चाहिए था, जब तक कोई अनजान आदमी नहीं आ गया उसके छुपे हुए काम को खोलने के लिए। एल मेंचो ने अपने आदमियों पर चिल्लाया कि घूरना बंद करो और अपनी जगह से हटो। वह उन्हें बहुत ज्यादा पैसे देता है और वह एक अकेला पागल आदमी भी नहीं संभाल पाए। उसने उन्हें एहसान फरामोश, ज्यादा पैसे लेने वाले और बेकार कहा। एक आदमी ने बहाना बनाया कि अगर वह कुछ करना भी चाहें तो उनके हाथ बंधे हुए हैं, बढ़ते हुए तनाव के बीच में फंसे हुए थे। के ने जीक को अपना काम करने दिया। हालत को देखने का फैसला करते हुए डॉन हुआन ने अपने इस बेकाबू मेहमान से बोलने और सारी जानकारी देने को कहा। मैकेन के एग्जीक्यूटिव्स हैरान रह गए। उन्होंने कभी बूढ़े आदमी को नहीं देखा था धमकी के बावजूद इतनी खुले दिल से बात करते हुए। जीक की शुरुआती बात तजुर्बेकार गॉडफादर डॉन हुआन के लिए एक इज्जत भरी नमस्ते थी। उसने अपना नाम जीक मरी बताया। उसने कहा कि वह यहाँ मदद करने आया है अंडरग्राउंड दुनिया के इस बड़े मसले में। हमेशा की तरह एक शरीफ आदमी की तरह डॉन हुआन ने इज्जत से जीक की नमस्ते का जवाब दिया। उसने आराम से एक सिगार निकाली और उसका कैप काटा और उस नौजवान को बुरा भला कहा उसके जन्मदिन पर तोहफे की जगह चाकू लाने के लिए। सब समझ गए थे कि जीक एक प्रो है। वह कोई मौका नहीं छोड़ रहा था। अगर वह दूर से हमला करते तो वह जोआकिन को सिर्फ एक ढाल की तरह इस्तेमाल करता। इसलिए बंधक ने उस पर पाबेला का भेजा हुआ जासूस होने का इल्जाम लगाया। मैकेन का दूसरा सबसे बड़ा आदमी होने के नाते उस पर कमरे में बहुत भरोसा किया जाता था, भले ही वह खुद वही जासूस था जिसका इल्जाम वह जीक पर लगा रहा था। लेकिन जब नौजवान ने पक्के सबूत होने की बात की, गद्दार का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। जीक ने के को इशारा किया और उसने अपना जादू शुरू कर दिया। उसने वह रिपोर्ट्स बुलाई जो बहुत ध्यान से लिखी गई थी और जिनमें जोआकिन के दुश्मन तनाजिम के साथ गलत काम लिखे थे। डॉन हुआन ने चुपचाप कागज उठाए और उनके पन्ने पलटने लगा। हर पन्ने के साथ उसकी तेवरी और गहरी होती जा रही थी। उसने माना कि इन रिकॉर्ड्स में जो लिखा था वह कम से कम दिलचस्प तो था ही। इसमें जोआकिन का सिंडिकेट के साथ मिलकर अपने घर को धोखा देने का जिक्र था। इसमें पाबेला का असली चेहरा भी सामने आया कि वह एक बदबूदार और चोर पायरेट ऑपरेशन था।
जैसा जीक ने सोचा था, जैसे ही पायरेट की कहानी का जिक्र हुआ, माहौल पल भर में बदल गया। कोई भी पायरेट्स को पसंद नहीं करता, लेकिन खास तौर पर दक्षिण के लोग उनसे बहुत पुरानी और गहरी नफरत करते हैं। दक्षिण समुद्री जुर्मों का एक बड़ा अड्डा है। पायरेट्स के अड्डों के पास होने की वजह से उन्हें कॉन्टिनेंट के दूसरे इलाकों के मुकाबले सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। सबसे जरूरी बात यह थी कि डॉन जुआन ने अपने प्यारे परिवार को पायरेट्स के हाथों खो दिया था। उनके लिए उसकी नफरत बेहिसाब थी। वह उस घटना को नजरअंदाज नहीं कर सकता था जिसमें वह चीज शामिल थी जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करता था। अब फैसला उसके हाथ में था। अब बूढ़े आदमी को अपनी अगली चाल सोचनी थी। जोआकिन हर पल अपनी हालत खराब होते हुए महसूस कर रहा था। डॉक्यूमेंट्स में पाबेला पायरेट्स के साथ उसकी तस्वीरें भी थी। इससे ज्यादा इल्जाम लगाने वाली बात और कुछ नहीं हो सकती थी। वह हिस्सा सच था, लेकिन कुछ महीने पहले लगी सोमा वेयरहाउस की आग से उसका कोई लेना देना नहीं था। इस हालत में उस पर शक लगातार बढ़ता जाएगा और बड़ा होता जाएगा। एक पल सोचने के बाद डॉन जुआन ने जीक का शुक्रिया किया उसके ध्यान में कुछ दिलचस्प बात लाने के लिए। लेकिन यह जोआकिन पर फैसला सुनाने के लिए काफी नहीं था। एक आदमी जिसे वह अपना भाई मानता था। जीक जानता था कि ऐसा ही होगा। बूढ़ा आदमी जिद्दी है। उसके पास एक और तरीका था। वह उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन अब कोई और रास्ता नहीं था। चाकू पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसने एल मेंचो के कान के पास कुछ बुरी बात कही जिसने एग्जीक्यूटिव के चेहरे का रंग उड़ा दिया। डॉन जुआन ने डॉक्यूमेंट पर आंख बंद करके भरोसा करने से मना कर दिया और उन मेहमानों को सजा देने का इरादा किया जिन्होंने उसके भाई की बेइज्जती और धमकी दी थी। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा करता, जोआकिन बोल पड़ा। जीक की फुसफुसाहट सुनने के बाद उसने हर उस चीज का कन्फेस किया जिसका उस पर इल्जाम लगाया जा रहा था, खुद को एक गद्दार बताते हुए जिसने पाबेला के साथ हाथ मिलाया था। बूढ़ा आदमी अपनी कुर्सी से उठा और शांति से एतराफ को स्वीकार किया। क्योंकि साजिश करने वाले ने कन्फेस कर लिया था, वह उसे सही इज्जत देने को तैयार था। डॉन जुआन गुस्से में आ गया। उसने दीवार पर लटकी अपनी एक शानदार कुल्हाड़ी उठाई और सीधे जोआकिन के चेहरे पर फेंक दी। उसने अपने भाई का खून बेरहमी से बहा दिया। यह एक तेज और डरावनी मौत थी जिसने कमरे में सबको हिला दिया। दूसरे सबसे बड़े आदमी के लिए यह मरने का एक अजीब तरीका था। जीक हमेशा से हैरान होता था कि दक्षिण के लोग कैसे काम करते हैं। वह पहले की फुसफुसाहट एक खुली धमकी थी। उसने एल मेंचो को मजबूर किया अपनी गद्दारी वाली हरकतों को मानने के लिए। अगर वह ऐसा करता है तो जीक ने भगवान की कसम खाई कि उसके छुपे हुए परिवार को कोई हाथ नहीं लगाएगा। एक पक्का मुजरिम मानता था कि भगवान की कसम पक्की होती है। खैर, जीक का शुरू से ही आम लोगों को परेशान करने का कोई इरादा नहीं था। बूढ़े आदमी को अपने कसम खाए भाई की लाश से अपनी कुल्हाड़ी निकालते हुए देखकर जीक डॉन जुआन के फैसले लेने की ताकत की तारीफ किए बिना नहीं रह सका, एक बड़े क्रिमिनल तनाजिम के नेता के रूप में। बूढ़ा आदमी सच में हर बात पर यकीन नहीं करता था जो उन पन्नों में लिखी थी। उसने एल मेंचो को सजा दी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। ऐसा करने के अलावा वह आग जो कुछ महीने पहले लगी थी, उसने मक्केन के जेबों को बहुत नुकसान पहुंचाया। उन्हें हुआ था एक ही रात में बहुत बड़ा नुकसान। वह जानते थे कि इसमें किसी गद्दार का हाथ जरूर था। यह काम सच में बहुत आसान था। पुराने पत्थर के टुकड़े को आग लगाने वाले केस के साथ जोड़ना, गवाही के सबूतों का इस्तेमाल करके। इसके अलावा जीक के तेज और पक्के फैसले ने एल मेंचो को सजा भुगतने पर मजबूर किया। हैरान करने वाला खुलासा, पाबेला कार्टेल के असली पायरेट ऑपरेशन का भी चीजों को और दिलचस्प बना दिया। ऐसी हालातों में भी डॉन ने अपना दिमाग शांत रखा और अपने सामने की हालत को शांति से समझा। उसके गुस्से वाले आदमी के लिए यह बात नहीं कही जा सकती थी। शाम के 5 बज चुके थे और चाहे सारे मर्द भी इकरार कर लें तो भी पूरी बात साफ नहीं होती। छोड़ दो, उसे जिंदा छोड़ना गलती होगी। अलविदा। अगर बूढ़ा आदमी इंसाफ न करे तो संगठन का अनुशासन टूट जाएगा। डॉन भले ही जंगली और बेरहम दिखता हो, लेकिन वह हमेशा की तरह बहुत तेज दिमागा वाला था। वह सबसे ऊपर इसलिए पहुंचा क्योंकि वह वही करता था जो जरूरी होता था, भले ही इसका मतलब अपने कसम खाए भाई को खत्म करना हो। डॉन जुआन से पंगा नहीं लेना चाहिए। वह आदमी जिसने पिछली जिंदगी में जीक को पाला और बनाया था, क्योंकि जोआकिन का मामला निपट गया था और रिपोर्ट को सच माना जा रहा था। इसका मतलब यह था कि सिंडिकेट के लोग भी झूठे गद्दारों का झुंड थे। डॉक्यूमेंट में लिखा था कि सोमा वेयरहाउसेस को जलाना सिंडिकेट का पहला कदम था, मैक्केन से दूर होकर दुश्मन के पास जाने का। डॉन जुआन ने सिंडिकेट के एग्जीक्यूटिव्स को कन्फेस करने का मौका दिया, जैसा उसके भाई जोआकिन ने किया था। अगर वह ऐसा करते हैं तो उन्हें बिना दर्द के मौत दी जाएगी। अचानक बदले हालातों से घबराकर सिंडिकेट के एग्जीक्यूटिव्स अपनी बातों में लड़खड़ाने लगे जब वह सब कुछ जादू करने वाली लाल बालों वाली लड़की पर डालने की कोशिश कर रहे थे। अचानक एक चाकू बहुत तेज रफ्तार से उड़ा, एक और जान ले ली और फर्श पर और खून फैला दिया। के ने डर के मारे देखा कि उसके बॉस का खून उसके चेहरे पर छिटक गया। वह बुरी तरह कांप उठी अपने सामने लाश को बेजान गिरते हुए देखकर। डॉन जुआन की कुल्हाड़ी की जगह सिंडिकेट एग्जीक्यूटिव को जीक ने खत्म किया। उसने कहा कि उसने सिर्फ बॉस की बात मानी है और एक और गद्दार को सजा दी है। उनके पास सब सबूत और एतराफात थे सिंडिकेट को उनकी साजिशों के लिए सजा देने के लिए। डॉन जुआन सोच रहा था कि यह लड़का क्या प्लान कर रहा है, लेकिन अब यह साफ होने लगा था कि उसे सिंडिकेट को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।
डॉन को यह मानना पड़ा कि यह अचानक की गई मौत सही वजह से थी। नौजवान की तरफ मुड़ते हुए उसने पूछा कि क्या ज़ीक भगवान का भेजा हुआ दूत है जो मदद करने आया है या शैतान का एजेंट जो तबाही लाने आया है। उसने चतुराई से जवाब दिया कि वह इनमें से कोई भी नहीं है। वह सिर्फ एक बिजनेस पार्टनर जो यहाँ एक नया और फायदेमंद डील पेश करने आया है। ये सब पैसे का खेल है बेबी। डॉन हुआन को यकीनन इस अजीब जवाब की उम्मीद नहीं थी। ज़ीक ने कहा कि वह बॉस की तरह ही सोचता है। दोनों गद्दार सिंडिकेट को खत्म करना चाहते हैं और अंडरग्राउंड दुनिया में फिर से शांति लाना चाहते हैं। लेकिन स्टार के निकल जाने और पाबेला के पैसे कमाने वाले समुद्री रास्तों पर कब्जे की वजह से मैकेन के पास एक ही रास्ता था माल पहुंचाने का, और वह था सिंडिकेट का रास्ता। बूढ़ा आदमी पागल नहीं था, वह पहले ही सभी बातों को ध्यान में रखकर हिसाब लगा रहा था। इसलिए वह सिंडिकेट एग्जीक्यूटिव को सजा देने में हिचकिचा रहा था जो गद्दार के साथ मिला हुआ था। वह यह मानेगा नहीं, लेकिन डॉन हैरान था कि नौजवान ने उसके ख्यालों को इतनी सही तरह से पढ़ लिया था। ज़ीक ने उसे यकीन दिलाया कि अब तक सिंडिकेट के जरिए होने वाला सारा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ की होशियार के ने संभाला है। अब से वह सोमा की डिलीवरी के लिए सीधे उससे बात कर सकते हैं। वह सिंडिकेट को चलाएगी और उनका बिजनेस पहले की तरह जारी रखेगी। डॉन हुआन ने ज़ीक की बातों को समझा जब वह अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया। उसने माना कि ज़ीक मरे का ऑफर काफी दिलकश था, लेकिन यह तभी होता अगर वह सच बोल रहा होता। डॉन एक पुराने ख्यालों वाला क्राइम बॉस था। वह मानता था कि कोई भी डील भरोसे की बुनियाद पर होनी चाहिए। यही तो मसला था, उसके पास अभी बहुत कम भरोसा था। यह उनकी पहली मीटिंग थी और उसके फर्श पर पहले ही खून के दाग थे। ऐसी हालत में भरोसा कैसे बन सकता था? ज़ीक ने बूढ़े आदमी की शंकाओं को माना, इसलिए उसने भरोसा बनाने के लिए एक और आइडिया दिया। उसने टेबल पर चिपकी खूनी कुल्हाड़ी उठाई और उसे फेंक दिया। पूरे नाटकीय अंदाज में उसने वेयरहाउस जलाने की साजिश वाले डॉक्यूमेंट्स भी फेंक दिए। उसने महारत से अपनी खंजर घुमाई और उसे पाबेला के जॉली रॉजर झंडे में घोंप दिया। बेकार की बातें करके अपना वक्त बर्बाद करने की बजाय ज़ीक ने एक नाम लिया, पाउलो सांटोस। उसने कसम खाई कि वह उस डरपोक का इलाका जमीन पर मिला देगा। पाउलो सांटोस को सही में डरपोक पाउलो कहा जाता है। वह इसलिए बदनाम है क्योंकि वह अपने खतरे को जितना हो सके कम करता है। इस वजह से उसे ऑर्गेनाइजेशन और क्रिमिनल दुनिया में ज्यादा नहीं पहचाना जाता। डॉन हुआन हैरान था कि ज़ीक को पता था न सिर्फ उस डरपोक के होने का, बल्कि उसके बारे में और खास बातें भी। जब तक ज़ीक वह कसम पूरी करता है, उसे फायदेमंद माना जाएगा और कुछ भी मायने नहीं रखेगा। डॉन हुआन ने वह शर्त मान ली जो नौजवान ने फिर से भरोसा बनाने के लिए रखी थी। भले ही वह ज़ीक की बहादुरी की इज्जत करता था, लेकिन वह इलाके अकेले हमला करने के लिए बहुत खतरनाक थे। इसलिए वह मदद के लिए एलीट कत्ल ट्रूप्स का एक ग्रुप भेजेगा। ज़ीक को तुरंत कुछ गड़बड़ लगी। मदद सिर्फ देखने का एक अच्छा शब्द था। इसके अलावा मक्केन उसकी लड़की दोस्त की रखवाली करेगा जब वह एक डरपोक के खिलाफ अपनी बहादुरी साबित करने में लगा होगा। यह सिर्फ घुमा फिराकर कहने का एक और तरीका था कि वह के को बंधक बना लेंगे। फिर भी ज़ीक ने शर्तें मान ली और शांति से उनके साथ चलता रहा। चीजें तेजी से आगे बढ़ी। कुछ ही दिन बाद ज़ीक और उसके रखवालों ने ढूंढ लिया और पहुंच गए पाउलो सांटोस की सोमा बनाने वाली फैक्ट्री तक, जो पबेला कार्टेल के इलाके में थी। जैसे ही वह सबसे ऊंची जगह पर पहुंचे जहां से सबसे साफ दिखता था, ज़ीक ने पूरी तरह रुकने का इशारा किया। मैनुएल, कत्ल स्क्वाड का कमांडर, नहीं जानता था कि क्या हुआ था। उसके समझने से पहले ही ज़ीक पूरे मिशन को बता रहा था और उसके सब आदमी उसके समेत नौजवान का हुक्म मान रहे थे। खैर, तुम पूरे पागल होते अगर उसकी काबिलियत देखने के बाद भी उसके हुक्म न मानते। मैनुएल ने ज़ीक की इंसानियत से ज्यादा ताकत देखी, जो एक इलीट हिटमैन की काबिलियत से भी ज्यादा थी। उसकी हरकतें तेज और सही थी। वह ऐसे रास्ता ढूंढ रहा था जैसे दक्षिण के बड़े इलाकों का नक्शा उसके दिमाग में छप गया हो। और सबसे बड़ी बात, वह लड़ाई में सबसे ताकतवर बीस्टमैन से भी ज्यादा माहिर था। पूरे सफर में ज़ीक ने रास्ते में आने वाले हर खतरे को आराम से खत्म कर दिया, सबसे मुश्किल दुश्मन भेड़िए को भी। यह ज़ीक मरे नाम का आदमी पूरी तरह से एक राक्षस ही था। उसके अगले हुक्म ने मैनुएल को हैरान कर दिया। ज़ीक ने उसे और उसके आदमियों को रुकने और इंतजार करने को कहा। उसने इस बात का विरोध करने की कोशिश की, लेकिन ज़ीक ने सच्चाई बता दी। वह जानता है कि इन कातिलों का शुरू से ही मदद करने का कोई इरादा नहीं था। उन्हें उसकी हर हरकत पर नजर रखने का काम दिया गया था। ज़ीक इतना अच्छा था कि उन्हें उस एक जगह तक ले गया जहां से वह पूरी फैक्ट्री एक साथ देख सकते थे। एक बेहतरीन जगह। उन्हें बस चुप रहना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या होने वाला है। इससे पहले कि मैनुएल कुछ और बोल पाता, ज़ीक जा चुका था। कमांडर ने लंबी सांस ली। नौजवान की बातें बहुत सही लग रही थी। तो वह अपने सैनिकों की तरफ मुड़ा और रुकने का हुक्म दिया, जैसा ज़ीक ने कहा था। वह यहाँ सिर्फ देखने आए हैं। उन्हें खुद को खतरे में डालने की कोई जरूरत नहीं थी। वह सैनिकों को एक चौकी बनाने और छुपने पर ध्यान देने को कहने ही वाला था, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं लग रही थी। ज़ीक पहले ही फैक्ट्री के बीच में था, उसे जलाकर राख कर रहा था। मैनुएल जानता था कि लड़का माहिर है, लेकिन इस पागल ने सच में सबसे शानदार तरीके से काम शुरू किया। फैक्ट्री के बीच में आग भड़क रही थी और सब कुछ निगल रही थी। ज़ीक के पहले हमले ने गार्ड्स को जलाकर मार दिया। यह एक खुला बारबेक्यू था और पाबेला पायरेट्स का गोश्त मेन्यू पर था।
पहले हमले में बचे हुए पहरेदारों ने दूसरों को घुसपैठियों में एक जादूगर के बारे में बताया। उन्होंने आग का तूफान देखा और तुरंत मान लिया कि जादू का हाथ था। यह कुछ गुंडों के लिए बहुत ज्यादा था संभालने के लिए। उन्हें मदद के लिए मैजिक वेपन स्क्वाड को बुलाना होगा। जीक की अंसरी तलवार बहुत ज्यादा ताकतवर थी इन कमजोर गुंडों के लिए। जब एक गुंडे ने उसे जलती हुई बिल्डिंग के सामने ऑरा फार्म करते देखा तो पूरी फैक्ट्री को खबर हो गई। आखिर में पबेला अब भी वही ग्रुप है जिसने मक्केन और साउथ के बीच झगड़ा करवाया था। शायद वह अकेले कमजोर हों, लेकिन साथ मिलकर वह अच्छा काम करते हैं। और उनका जल्दी जवाब देना भी मत भूलो। लेकिन इन बिना नाम के गुंडों के लिए कितना भी कचरा हो, वह एक खतरनाक आग की भट्टी के सामने टिक नहीं सकता। फिलोनटंग उसका अंसरी तलवार है। जीक्यू ने फ्लेम थील्स हेलफायर का इस्तेमाल किया और एक ही बार में उनके सर जला दिए और दिमाग उबाल दिए। जब वह फैक्ट्री के दूसरे तरफ पहुंचा तो उसने शिकायत की कि यह प्रैक्टिस तो वार्म अप के लिए भी अच्छी नहीं थी। तभी उसने जमीन में तेज कंपन महसूस किया। वह डरपोक पाउलो सच में एक पागल आदमी है। इस कीमती जगह को बचाने के लिए उनके पास बहुत सारे मैजिक टैंक्स भी हैं। पाउलो अपनी गलत तरीके से कमाई हुई दौलत के साथ सड़ रहा होगा। एक मेज को हायर करना बहुत सस्ता होता, फिर भी उसने इन जादुई राक्षसों को काम पर रखा। टारगेट को लॉक करते ही मैजिक टैंक्स ने अपनी जादुई तोपें चला दी। जीक ने अपनी तलवार निकाली और उस धमाकेदार गोली को बिल्कुल बीच से काट दिया। इससे वह गोली बेकार हो गई और टारगेट को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा। जीक ने सोचा कि यह टैंक्स खास तौर पर गंदे कार्टेल के काम के लिए खरीदे गए थे। उसने अपना तरीका बदलने का फैसला किया। आग को छोड़कर उसने अपनी एलिमेंटल सोर्ड को विंडफील्ड में बदल दिया और खतरनाक तूफान बुलाए। टेम्पेस्ट सोर्ड से टैंक्स जितने भी मजबूत थे वह तेज हवा के घातक घुमाव से टकराते ही आसानी से टूट गए। अपनी पिछली जिंदगी में इन बड़े टैंक्स को देखते ही जीक के पास अपनी दुम दबाकर भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता। लेकिन अब चीजें अलग हैं, बहुत अलग। पूरी जगह को अच्छे से साफ करने और हर इंच को जला देने के बाद उसने एक छुपी हुई जमीन के नीचे की सुरंग पर ध्यान दिया। दाखला पर पहरा दे रहे गुंडों को आसानी से निपटा दिया गया। हर एक सबसे असरदार तरीके से मरा। जीक ने एक अकेली आर्मी की तरह अपनी काबिलियत दिखाई, हर दुश्मन को आसानी से मारकर। इस वक्त वह थोड़ा गुस्सा हो रहा था। उसने इतने सारे बेकार लोगों को मार दिया था। अब तो मेन आदमी को किसी भी पल सामने आ जाना चाहिए। जैसा सोचा था, पीछे से एक छुपा हुआ हमला हुआ। जीक को हवा में तेजी से आते हुए एक तीर ने निशाना बनाया। उसने और ऑरा फार्म करने का मौका नहीं छोड़ा और उस चीज को अपने दिमाग में घुसने से कुछ इंच पहले ही पकड़ लिया। हमला करने वाले ने शायद इस इंसानियत से परे पकड़ की उम्मीद की होगी और तीर के आगे कुछ और लगा दिया था। वह एक घनी जानलेवा जहर की धुंध में फट गया जिसने जीक को घेर लिया। सिस्टम ने उस जहरीली धुंध को ब्लैक मांबा के जहर के रूप में पहचाना। तुरंत जहर से बचने की शक्ति काम कर गई और जहर बेअसर हो गया। जब धुआं छोड़ गया, जीक का मास्क और हुड छोटे धमाके से थोड़ा फट गया था। दुश्मन को फंसाने और अपनी असली शक्ति छुपाने के लिए उसने थोड़ी देर के लिए अपनी हीलिंग पावर रोक दी। आखिरकार मेन आदमी सामने आ गया। पौलो सांटोस ने अपना क्रॉसबो अलग रखा और अपने आदमियों को गाली दी कि उन्होंने एक घुसपैठिए को उसके इलाके में इतना अंदर तक कैसे आने दिया। पौलो सांटोस, वह बेवकूफ, कॉन्फिडेंस से पास आया और बताया कि जिस जहरीली गैस के संपर्क में जीक आया था वह इतनी खतरनाक है कि ऑरा यूजर्स को भी मार सकती है। अपने हाथ में एक शीशी पकड़े हुए उसने तारियाक के बदले उस टीम के बारे में जानकारी मांगी जिसके साथ जीक आया था। इस बेवकूफ ने सोचा कि जीक सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए आया है क्योंकि ऊपर सब शांत था। वह जीक को धोखा देने की कोशिश कर रहा था और देर होने से पहले उसे भागने का रास्ता दिखा रहा था। वह हमारे लड़के को बेवकूफ समझ रहा है। सदर्नर्स के बीच यह आम बात है कि ब्लैक मांबा के जहर का कोई एंटीडोट नहीं होता। कोई भी आम आदमी जो उस धुएं के संपर्क में आता वह कुछ ही मिनट में मर जाता। ब्लू नाइट्स को भी जहर निकालने में मुश्किल होती और उसके असर देर तक रहते। फिर भी उसकी जहर से बचने की शक्ति ने उसे पहले ही बेकार कर दिया था। उसके लिए वह बस एक एक्स्ट्रा बदबूदार पात जैसा था। तो जीक ने अपना खंजर फेंका और उस नकली एंटीडोट को तोड़ दिया। पौलो घबराने लगा और अपनी बातों में अटकने लगा। जब उसने नाटक जारी रखने की कोशिश की, उसने एक पल के लिए घुसपैठिए की आंखों में देखा और वह कमीना डर से पत्थर हो गया। उसने महसूस किया कि वह इस सब के लिए बना ही नहीं है। एक खतरनाक नजर के साथ जीक ने कहा कि जहर उसके खिलाफ बेकार है और हाँ, ऊपर इतनी शांति इसलिए है क्योंकि वहां लाशें भरी पड़ी हैं। डरपोक पौलो की फितरत जाग उठी। वह अपनी माँ के पास भागना चाहता था। उसने यह मानने से मना कर दिया कि उसके आदमी खत्म हो गए हैं। आखिर उसके पास पबेला के खास लोग और जादुई हथियार थे उसकी रक्षा के लिए। अगर उसे शक है तो वह खुद ऊपर जाकर देख सकता है। लेकिन जीक और ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। अपने दिमाग पर बोझ लिए पौलो ने घुसपैठिए का सामना किया, पूछते हुए कि वह नकाबपोश आदमी किसके ऑर्डर्स पर काम कर रहा था और क्या नहीं। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने समझ लिया कि यह मक्केन का ऑपरेशन था। आखिर पबेला को इस तरह से धमकाने वाला एक ही ग्रुप हो सकता है, उनका दुश्मन। पौलो ने जोर दिया कि इलाके की हदों का सम्मान करने के लिए एक आपसी समझौता हुआ था, इसलिए हमला करना बिल्कुल गलत है। जीक इस धोखेबाज के मुंह से निकल रही बकवास को और बर्दाश्त नहीं कर सका। पाबेला उन डिस्ट्रीब्यूशन रास्तों पर घूम रही थी जो उनके नहीं थे। फिर भी यह आदमी आपसी समझौते की बात कर रहा है। जब हद पार हो गई है तो जंग के लिए काफी वजह है। डॉन हुआन तब तक नहीं रुकेगा जब तक पबेला को कुचलकर राख न कर दिया जाए। जनूबी कजाकों का खात्मा नजदीक है। यह समझकर कि सब कुछ पता चल गया है,
पॉलो एक डरपोक की तरह भागने लगा। जीक भी तुरंत उसके पीछे हो लिया जब वह जमीन के नीचे के रास्तों में अंदर तक भागे। कुछ मिनट तक बिना रुके पीछा करने के बाद उसने खुद को एक अजीब कमरे में पाया जिसे जमीन के नीचे के बड़े खंभों ने सहारा दिया हुआ था। वह और जानकारी निकालने की उम्मीद में अपनी रफ्तार कम कर रहा था। अब वह पहले वाले कमरे से बिल्कुल अलग कमरे में था। इस रहस्यमयी जगह तक पहुंचने के रास्ते में उसे पहले से तैयार किए गए बहुत सारे जालों से निपटना पड़ा। वह सब कुछ उड़ा सकता था लेकिन उसे रुकना पड़ा, कहीं आसपास कोई देखने वाला न हो। इस पुराने खंडहर वाले कमरे के मुकाबले वह जाल नए लग रहे थे, किसी ने उन्हें हाल ही में लगाया होगा। पबेला यहाँ नीचे जो भी कर रही है वह अच्छा नहीं हो सकता। जैसा जीक को शक था, कुछ आंखें उसके आसपास घूम रही थीं, अंधेरे में छुपी हुई। जैसे ही वह खुली जगह में आया, उसका पीछा कर रहा नकाबपोश आदमी एक छुपा हुआ हमला करने के लिए तुरंत हरकत में आ गया। उसने आते हुए वार को आसानी से बचाया, जिसने नकाबपोश आदमी को हैरान कर दिया। जीक हमला करने वाले के पास गया और उस बेचारे को एक सवालिया सरगोशी से हिला दिया। उस नाकाम कातिलों को एक ही वार में मारने के बजाय वह पहले कुछ जानकारी निकालने के लिए लड़ाई को लंबा खींच रहा था, क्योंकि हमला करने वाले ने बात करने से मना कर दिया। जीक ने अपनी तलवार उठाई और टेम्पोजोर्ड से उस कातिल को टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसे याद नहीं था कि उसने आज रात कितने बदमाशों को मारा था। जब वह आराम से हमला करने वाले की लाश की तरफ बढ़ा, और भी नकाबपोश लोग सामने आ गए। जीक ने आखिरकार उन्हें उस बदनाम एम्पायर के शिकारी कुत्ते के रूप में पहचाना। यह कुत्ते हमेशा वहां दिखते हैं जहां वह जाता है। उस झुंड के नेता ने उन नाकाम सदर्न कमीनों को गाली दी कि उन्होंने उनका छुपा हुआ ऑपरेशन बर्बाद कर दिया। वह इस बात से परेशान लग रहा था कि यह कार्टेल्स एम्पायर के मिशन से दूर अपनी लड़ाई भी नहीं सुलझा सकते, क्योंकि जीक ने उन कुत्तों को देख लिया था, उसे जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता था। सोचने पर उसने सदर्न कॉन्टिनेंट में कुछ जगहें देखी थीं जो उन शिकारी कुत्तों के ऑपरेशन मैप्स पर निशान थीं, जो उसे बड़े पहाड़ों में मिले थे। हो सकता है कि इन खंडहरों में उनमें से कोई एक चीज हो जिसे एम्परर पाना चाहता है। झुंड के नेता ने अपने आदमियों को उस हवा बुलाने वाले खंजर के बारे में चेताया जो घुसपैठिए के पास था। उन्हें दुश्मन का सामना इस सोच के साथ करना होगा कि वह खंजर कोई खास चीज है। उन्हें होशियार रखने के लिए जीक ने एक जादुई स्क्रोल निकाला जो उसने पहले से तैयार किया था। झुंड के नेता ने अपने आदमियों पर गुर्राया कि हमले के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन जीक ने उन्हें भरोसा दिलाया कि स्क्रोल में कोई हमला करने वाला जादू नहीं था। यह एक सिंपल आवाज रोकने वाला जादू था जिसका कोई जानलेवा असर नहीं था। सीधे शब्दों में, अगले 30 मिनट एक खामोश नरक होंगे। कोई भी इन कुत्तों की चीखें नहीं सुनेगा। क्योंकि जीक को अपनी नई स्किल्स को टेस्ट करने के ज्यादा मौके नहीं मिलते, उसने अपनी स्टाइजन ब्लेड निकालने का फैसला किया ताकि थोड़ा असली मजा आ सके। बाहर की शक्तियों के उसके काम में दखल दिए बिना अब वक्त आ गया था कि कुछ जानलेवा ट्रेनिंग की जाए। झुंड का नेता घुसपैठिए को हवा में से एक बड़ी तलवार निकालते देखकर घबरा गया, न कि किसी ऐसी चीज से जो सबस्पेस पॉकेट से जुड़ी हो। घुसपैठिया बहुत अनप्रिडिक्टेबल था। पहले उसने एक अजीब हथियार चलाया, फिर उसने एक मेज की तरह एलिमेंट्स को कंट्रोल किया, और अब वह एक बहुत बड़ी तलवार निकाल रहा है। जब झुंड के नेता ने जीक के हाथों से निकलकर तलवार में जाती हुई हल्की रोशनी देखी, डर का एक एहसास अंदर आने लगा। यह घुसपैठिया सच में ऑरा ब्लेड का इस्तेमाल कर सकता है। याद रहे, ऑरा का सही इस्तेमाल एक ब्लू नाइट के लेवल को बताता है। यह कुत्तों को परेशान करने के लिए काफी था, उनके डर को मायूसी में बदलकर। जीक ने ट्रू ड्रैगन के तलवारबाजी का पहला चैप्टर शुरू किया। यह एक ऐसी टेक्निक है जो शेल्टर एंड रेकर के बाद दुनिया ने नहीं देखी थी। कुत्ते बेचारे थे। जीक ने आसानी से पूरे झुंड को खत्म कर दिया। नेता अपनी तलवार निकाल भी नहीं पाया था कि वह उस जबरदस्त हमले के आगे हार गया। आवाज रोकने वाला जादुई स्क्रोल बहुत असरदार था। कोई भी उस बैरियर के बाहर से उनकी दर्द भरी दहाड़े नहीं सुन सकता था। जब 30 मिनट पूरे हो गए तो जादू खत्म हो गया, और जीक पहले ही सबूत साफ करने के आखिरी दौर में था, लाशों को जलाकर। इस तरह ऐसा लगेगा कि मक्केन ने नाइट्स और मेजेस का इस्तेमाल करके पॉलो की सोमा फैक्ट्री पर हमला किया। इससे मक्केन और पाबेला के बीच झगड़ा बढ़ जाएगा, एक जंग शुरू हो जाएगी जिसका जीक फायदा उठा सकता है। यह सब हो जाने के बाद उसने सोचा कि एक कार्टेल और रोम सल्तनत साथ में क्यों काम कर रहे थे। यह मान लेना सही होगा कि वह साउथ में पुरानी चीजें ढूंढने के लिए साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उसके पीछे जाने से पहले जीक इस जगह पर पहले भी हो सकता था, लेकिन ऐसे कोई निशान नहीं थे। वह अब से 3 साल बाद होगा तो ये पा कि वह सारी चीजें पहले ही निकाल ली गई थीं। यह चाचा ये एक इत्तेफाका हो सकता है, लेकिन उस पागल एम्परर के प्लान को बिगाड़ना हमेशा अच्छा लगता है। अपने दुश्मनों की राख को अच्छे से जला देने के बाद अब ऊपर जाने का वक्त हो गया था। इससे पहले कि वह खंडहरों से बाहर निकलता, उसे आवाजों ने रोक दिया। जमीन पर बजते हुए हथियार वाले जूतों की, पूरे लाल कवच और बहते हुए लाल बालों में एक और दुश्मन सामने आया। उस अनजान योद्धा ने कहा कि वह इस जगह पर एक तेज उलझी हुई शक्ति की वजह से खींचे चले आए थे। यह चीज एक फाइनल बॉस की तरह दिखती है जो तुम्हें बार बार मारेगा। फाइनल बॉस ने शिकायत की कि एक बिन बुलाया मेहमान छुपी हुई खंडहरों में घुस आया है। उस मास्क को देखो, यह तो कोई पावर रेंजर्स जैसी चीज है। फाइनल बॉस खतरनाक तरीके से जीक के पीछे खड़ा था, अंधेरा उसके पीछे था। पहली नजर में उसने चमकदार लाल कवच को तुरंत पहचान लिया। यह जादुई कवच हर्सियोन जैसा लग रहा था, जिसे सिर्फ रोमन एम्पायर के रेड नाइट को दिया जाता है।
इस चीज पे बहुत सारे छोटे जादू लिखे थे, जैसे वजन कम करने वाला जादू से लेकर अपने आप ठीक होने तक। हर्सियन्स बहुत खास चीजें हैं। सबसे जरूरी बात, ये मजबूत लगता है। लेकिन जो हर्सियन ये आदमी पहने हुए है उसमें एम्पायर के आम वाले से कुछ अलग बातें हैं। कुछ जानकारी निकालने की उम्मीद में जीक ने कुछ सवाल पूछे ताकि पता चल सके कि कवच के अंदर कौन है। बिना किसी चेतावनी के तलवार को अपनी गर्दन की तरफ आते देखकर ऐसा लगता है कि फाइनल बॉस बात नहीं करना चाहता। जीक पीछे हटा और अपने स्टोरेज स्पेस से बहामुट को थोड़ा बाहर निकाला। उसने अपनी बड़ी तलवार को मजबूती से पकड़ा ताकि उस बेअदब पहले हमले से बच सके। बॉस बिना कुछ कहे उसकी रूह में घूरता रहा, जबकि जीक धीरे धीरे सिर्फ ताकत की लड़ाई में हार रहा था। आखिरकार बहामुट को हरा दिया गया और उसके चलाने वाले को पास की जमीन के नीचे की दीवारों की तरफ फेंक दिया गया। जब धूल साफ हुई तो जीक एक बड़े गड्ढे से बाहर निकला। ऐसा लग रहा था जैसे उसे दूध की जरूरत हो। रुकने के बजाय बॉस हवा में उछल गया अगले हमले के लिए। जब तक जीक ने आते हुए वार को देखा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बॉस के हर हमले के असर ने पूरी जगह को बदल दिया, फर्श पर नए छेद भर दिए। उस शांत दुश्मन के खिलाफ साफ तौर पर कमजोर होते हुए भी जीक अपनी तलवार के साथ मजबूती से खड़ा रहा। बॉस की ताकत को खुद महसूस करके जीक को यकीन हो गया कि वह किसी इंसान से नहीं लड़ रहा था। शायद यह हर्सियन के ताकत बढ़ाने वाले जादू की शक्ति है। चाहे जीक कितनी भी चालाक बचाव की चाल चलता और उसे हमेशा सिर्फ ताकत से हरा दिया जाता था, क्योंकि वह सामने की लड़ाई में बुरी तरह पिट रहा था। जीक ने कुछ ऐसे ट्रिक्स इस्तेमाल करने का फैसला किया जो उसने हीरो किंग से सीखे थे। अंसरी तलवार का इस्तेमाल करते हुए स्टील फील्ड बनाया गया। जमीन से एक मजबूत स्टील की जेल निकली जिसने बॉस की हरकत को एक छोटे घेरे में रोक दिया। पहले तो यह रोकने का एक अच्छा तरीका लगा, लेकिन असली बड़े आदमी को सिर्फ स्टील बंद नहीं रख सकता। फाइनल बॉस ने उस जेल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। ऐसा करते हुए उसने जीक ड्रेकर को लड़ाई के अलग अलग लेवल्स पर धकेलना जारी रखा, यह जानते हुए कि स्टील फील्ड ज्यादा से ज्यादा कुछ सेकंड ही दे सकता है। जीक ने रोकने के लिए दूसरा हिस्सा तैयार किया। उड़ते हुए स्टील के टुकड़ों से छुपकर उसने पास में एक फ्लैश बैंग गिरा दिया। यह तेज और असरदार था, जिसने बॉस को अपनी उलझी हुई नजर को ठीक करने पर मजबूर कर दिया। इस वक्त जीक ड्रेकर खुद को शाबाशी दे रहा था। बदकिस्मती से एक राक्षस से आंखें हटाने से यह सच नहीं बदलता कि तुम एक राक्षस से लड़ रहे हो। उसने फ्लैशबैंग का फायदा उठाने की कोशिश की ताकि एक तबाहकुन ऑरा ब्लेड का वार कर सके, लेकिन उसके बजाय वह एक पूरे नए खिलाड़ी की तरह मोड़ दिया गया। कम से कम उसकी सारी कोशिशें पूरी तरह बेकार नहीं गईं। उसने कवच को थोड़ा सा खरोंच दिया। यह कुछ न होने से बेहतर था। आगे क्या होगा इसके डर से। जीक ने पहले ही अपना ड्रैगन स्केल कवच पहन लिया। उसने अपने हाथ और बाजू ठीक वक्त पर ढक लिए ताकि एक और जोरदार वार का सामना कर सके। सफल बचाव ने उसे उस नामुमकिन दुश्मन से थोड़ी दूरी दिला दी। इस फाइनल बॉस के पास काफी अजीब शक्तियां हैं। वह सबसे बुरे तरह के दुश्मन होते हैं। अपनी खामोशी तोड़ते हुए फाइनल बॉस ने बात की और जीक के पहले वाले सवालों को दोहराया, क्योंकि अब वह उस नौजवान को असली लड़ाई के लायक समझता था। यह सही है कि वह कम से कम अपना नाम बताए। कवच के अंदर केन गिमन्स कॉन्स्टेंटिनस नाम का एक आदमी है। उसके पास गिमन्स और कॉन्स्टेंटिनस दोनों नाम हैं। रोमन एम्पायर की शाही वंश ने शुरू से ही कॉन्स्टेंटिनस नाम रखा है। इसके अलावा शाही खून के बीच के नाम सिर्फ उन बड़े घरानों के लिए रखे जाते हैं जिन्हें एम्परर चुनने का अधिकार होता है। केन का होना बताता है कि हाउस गीमन्स, जो ड्रेकर फैमिली के सहारे में से एक था, उसने पहले ही एम्पायर के उत्थान में अपनी जड़ जमा ली थी। जबकि जीक उलझी हुई हालत को समझने की कोशिश कर रहा था, सिस्टम ने उसे एक परेशान करने वाली सूचना दी। मायाज़मा का पता चला है। उस मायाज़मा वाले टारगेट को मारने से बोनस पॉइंट्स मिलेंगे। उसने हवा में इस मायाज़मा जैसी कोई चीज पहले कभी नहीं देखी थी, लेकिन वह उसके कमजोर करने वाले असर को महसूस कर सकता था। मायाज़मा पूरी तरह से केन की ऑरा में घुला हुआ है। इस कवच के ढेर के पास जाने की कोशिश करना भी नामुमकिन लग रहा था। माना कि हैरान था। केन ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे दुनिया के इतने दूर दराज इलाके में एक ऐसा नाइट मिलेगा जो उसकी बराबरी कर सके। इज्जत के तौर पर वह अपनी पूरी ताकत से लड़ना चाहता है ताकि एक लायक दुश्मन को इज्जतदार मौत दे सके। वह उस तथाकथित इज्जतदार अंत को एक बड़े आसमानी तलवार के रूप का इस्तेमाल करके देगा। आम टेक्निक्स का उस बड़ी तलवार के सामने कोई मौका नहीं होगा। भले ही उसके पास अंसरी तलवार हो, उसकी स्किल का लेवल इतना अच्छा नहीं है कि वह ऐसी अजीब चीज का सामना कर सके। ऐसी हालत में उसके पास सिर्फ एक ही सही रास्ता बचा था। अपने पैरों के बीच का फासला बढ़ाकर और बहामुट को अपनी तिरछी मुद्रा से ऊपर उठाकर जीक ड्रेकर ने ट्रू ड्रैगन स्वॉर्ड प्लेस के चैप्टर 8 वर्स 2 ड्रैगन स्केल थ्रस्ट को अपनाया। कागज पर यह ताकतवर लगता और सुनाई देता है, लेकिन जीक जानता था कि यह काफी नहीं था। केन गिमन्स कॉन्स्टेंटिनस के पास चीट जैसी फिजिकल शक्ति है। वह मोड़ सकता है या उसका आर्मर डिफेंस में इतना मजबूत है कि कोई उसको तोड़ नहीं सकता, और वह लगभग अमर है। उसके घाव बहुत जल्दी भर जाते हैं जब तक वह बहुत ताकतवर आर्मर सेट उसके पास है। लड़ने में उसको जानलेवा चोट पहुंचाना नामुमकिन है। कम से कम जीक को केन को किसी तरह अपने लेवल पर लाना होगा। खुशकिस्मती से उसके पास इसके लिए बिल्कुल सही स्किल है। एक रिफ्लेक्शन पर तुरंत ही केन ने देखा कि उसका आर्मर खराब हो रहा है और कुछ काम करना बंद कर रहे हैं। ऐसा लगा जैसे एक ईएमपी बॉम्ब फट गया हो और उसके सारे बड़े जादू बंद हो गए। उसके तरीकों से खुश होकर केन ने अपनी तलवार उठाई और जोर जोर से हंसते हुए खुश हो रहा था।
वह दुश्मन की चालों को समझना लड़ाई का मजा मानता है। जब उसने अपनी स्टेबल स्टांस में काफी ताकत जमा कर ली तो जीक ऐसे चला जैसे वह अपनी तलवार के साथ एक हो गया हो। दोनों लड़ने वालों ने अपनी रफ्तार एक पल में 0 से 100 कर दी और बीच में टकराने के लिए मिले। जीक ने अपने सारे तरीके इस्तेमाल कर लिए थे। वह इस आखिरी हमले पर दांव लगा रहा था ताकि कम से कम कुछ तो फर्क पड़े। केन दूसरी तरफ अपने मास्क के साथ शांत और बेफिक्र दिख रहा था। दो एक दूसरे के खिलाफ ताकतवर लोग एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। एक आदमी की ऑरा ने ड्रैगन का रूप ले लिया और उसके दुश्मन ने भी उतनी ही ताकतवर तस्वीर बनाई जो मायाज़मा से भरी थी। एक तेज झटका जमीन के नीचे वाले हिस्से में फैल गया जिससे खंडहरों की मजबूती की परख हो रही थी। रोशनी की चमक और बेकाबू ऑरा ने हॉल्स को तबाह कर दिया। जब तकरार खत्म हुई तो छत में छेद हो गए थे और पूरी बिल्डिंग बिल्कुल बर्बाद लग रही थी। जीक ड्रेकर ने खुद को अपने खून के तालाब में बैठा हुआ पाया और ऐसी गलती करने के लिए खुद को कोस रहा था। एडमिनिस्ट्रेटर का मयास्मा से खराब होने की रफ्तार हद से ज्यादा हो गई थी। उसके ठीक होने की शक्ति बहुत कम हो गई थी। उसका शरीर जानलेवा जख्मों से भरा हुआ था और यह उसके ठीक होने की शक्ति न होने का सबसे बुरा वक्त था। एक तलवार पकड़कर और उस नौजवान की गर्दन पर रखकर केन ने ड्रेकर खानदान की तारीफ की कि उन्होंने इतनी स्किल वाला इंसान पैदा किया। उसे तब पता चला कि वह एक ड्रेकर से लड़ रहा है जब उसका आर्मर अचानक खराब हो गया। एम्पायर की सबसे अच्छी चीज को सिर्फ ड्रेकर का माना 7 ही खराब कर सकता है। और तो और ZQ ने जो टेक्निक इस्तेमाल की थी लेफ्ट तकरार बहुत ज्यादा मिलती जुलती है ड्रैगन स्लेइंग आर्ट्स से। अच्छा, हकीकी ड्रैगन तलवार का खेल ही असली जड़ है ड्रेकर फैमिली की टेक्निक की, लेकिन ड्रैगन स्केल थ्रस्ट उसके बाद वाले हिस्से में बंद है ड्रैगन स्लेइंग आर्ट्स के। वह हिस्सा तो बाहर बताने के लिए मना है फैमिली के। लेकिन यहाँ केन एम्पायर का एक नाइट आसानी से चैप्टर 8 वर्स 2 को पहचान रहा है। इसका मतलब है कि वह गिमन्स ने पहले ही ड्रैग और कत्ल फनून सल्तनत को दे दिए हैं। यह समझते ही जब मायाज़मा उसके पूरे शरीर में तेजी से फैल रहा था, जीक ने खून का एक गोला थूक दिया। खराबी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और दर्द बहुत ज्यादा था। केन को लगा कि एक ऐसे साथी नाइट को जिसने इतनी बहादुरी से लड़ा हो इस हाल में छोड़ना सही नहीं होगा। तो उसने काम खत्म किया और धीरे से अपनी तलवार की नोक जीक की छाती में घुसा दी। केन गाइमंस खस्तूनतनिया तब तक चुभता रहा जब तक वह दिल तक नहीं पहुंच गया और उसे रुकता हुआ महसूस नहीं किया। तलवार को छाती के बड़े छेद से बाहर निकालते हुए उसने लड़के की शांति भरी हमेशा की नींद के लिए दुआ की।